7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जो है, जिस राशि से हमारे निषाद कौर को नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी राशि जो प्लेयर को, खिलाड़ी को मिली है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे प्रयासों की वजह से, और निषाद कुमार को जो हमने 7 करोड़ 80 लाख रुपए जो दिए। जब हमारी सरकार बनी थी, हम 22वें नंबर पे थे एजुकेशन में। आज जो है हम 5वें स्थान में देश में। वाह। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की मेहनत की जैसे हम कर रहे हैं, बाकी माननीय मंत्री साहब भी विधायकगण जैसे मेहनत कर रहे हैं, और इवन के हमारे जितने स्कूल के प्रशासन स्टाफ के लोग हैं, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। नंबर 1 पे हम जो है इसी सरकार के कार्यकाल में नंबर 1 पे देश के एजुकेशन के मामले में आए। वाह वाह। नो पार्किंग जोन बनाया आपने अम्ब में, और कहीं ना कहीं आप बधाई के पात्र हैं। आपने एक अच्छा स्टार्टअप किया, लेकिन सर उसमें एक बात का ध्यान नहीं रखा गया। आपने पार्किंग बनाई नहीं, लेकिन आपने नो पार्किंग जोन कर दिया। उससे बहुत सारे दुकानदारों को नुकसान है, और दुकानदार कहीं ना कहीं अपने मन में रोष लेके घूम रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको गालियां भी देते हो। बीते दिनों चिंतपूर्णी महोत्सव भी आपने करवाया, और आपके ये सत्ता में पहली बार हो रहा है। चिंतपूर्णी महोत्सव के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने सुना। हिमाचल के सबसे बड़े जो गायक हैं, उनको मैं कन्हैया राणा जी मानता हूँ, ये कुलदीप शर्मा जी। ऐसे ना जाने इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको मैंने कभी पंजाब के किसी मेले में जाकर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, या उन्हें 10 लाख रुपए मिला हो। ये ना जाने ऐसे कितने बड़े नाम हैं जिनको मैंने पंजाब में जाकर 10 लाख रुपए लेते हुए देखा हो। फिर हिमाचल में इतना बड़ा भेदभाव क्यों कि आप हिमाचल के आर्टिस्ट को 10,000 दे रहे हो, 2,000 दे रहे हो, 15,000 दे रहे हो, लेकिन पंजाब का आर्टिस्ट ना वो एप्लीकेशन देता है एसडीएम ऑफिस में या डीसी ऑफिस में या विधायक के साथ सिफारिश, उसको 10 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों? और क्या ये बंद होगा? ये चलता रहेगा। रमन शुक्ला है, अक्षत है, लाडला अरुण है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। किसी के 10,000 फॉलोवर हैं, किसी का 1 लाख है। एक आर्टिस्ट को आप बुलाते हैं जिसको आप 20 लाख रुपए देते हैं, जिन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया, और एक तरफ जो आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, और वो शौक भी रखते हैं। छोटे पौधे को पानी देंगे तो वो बड़ा बनेगा, आपने उन्हें याद ही नहीं किया। रमन जी बहुत जूनियर है मुझसे, अक्षत बहुत जूनियर है। मैं पिछले 21 सालों से परफॉर्म कर रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े मेले किए मैंने। इंटरनेशनल कोई ऐसा मेला नहीं होगा जहाँ पे मैंने परफॉर्म नहीं किया। चिंतपूर्णी महोत्सव में मुझे विधायक जी की तरफ से कोई इन्विटेशन क्यों नहीं? ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जैसे मैं चुनाव जीता, तो वहां फिर पुलिस आ गई मेरे घर में। तो मेरे पिताजी चुनाव जीतने के बाद मुझे बोलते, अरे तो अब फिर पुलिस आ गई दोबारा। सैलरी है तो विधायक की सभी को पता है, और आजकल लोग गूगल पे जाते हैं, पता कर लेते हैं एक विधायक को पर्सनली काम करवाने के लिए कितना फंड एलो होता है। भगवान की आप पे बहुत कृपा है, और भारत ही नहीं, पूरे मैं वर्ल्ड की बात करूं, 192 कंट्रियां हैं। पूरे 192 कंट्रियों में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चिंतपूर्णी। वहाँ पे पूरे दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं। आप वहाँ के विधायक हैं। आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या योजना बनाई कि मंदिर और अच्छा और बेस्ट हो सकता है? रिसेंटली बात करते हैं, निषाद नाम का एक लड़का है जो पैरालंपिक में अभी विनर होके आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हैंडीकैप्ड भी हैं भैया। मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, सुना है उनके बारे में। आपने उनकी क्या हेल्प की, या आपने उनको किस तरह से जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की? घर छोटा सपने बड़े, आओ कहानी सुनाता हूँ एक ऐसे लड़के की, जिसने कभी ढाबे पर बर्तन साफ किए तो जिसके कंधों पर थी बहुत सारी मजबूरियां, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। जिसकी मंजिल तो बहुत दूर थी, लेकिन रास्ता कांटों भरा। वो लड़का अपनी माँ के पास गया, और उसकी माँ ने कहा कि बेटा उठो, भागो, मेहनत करो तो मंजिल जरूर मिलती है। उसकी माँ ने एक बात कही कि या तो तुम जीतोगे या तुम सीखोगे। वो लड़का उठा, मेहनत की और मंजिल पर पहुंचा। और वो बेटा सिर्फ उस माँ का बेटा नहीं था, वो बेटा पूरे क्षेत्र का बेटा बन गया, और क्षेत्र वासियों ने उसे नाम दिया नेता नहीं बेटा। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ऊना के चिंतपूर्णी कंस्टिट्यूएंसी के प्यारे से विधायक की, जिनका नाम है सुदर्शन सिंह बबलू। आइए मिलते हैं उनसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत अच्छे हैं। आप हमारा शो देखते हैं? हाँ बिल्कुल, 2015 से देख रहे हैं। वाह 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 वाह। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुदर्शन सिंह बबलू जी जो हैं वो अच्छे व्यक्ति के साथ साथ बड़े अच्छे दिल के मालिक भी हैं। मैं 2015 में जब इनसे मिला था, तो एक निजी स्कूल में फंक्शन था, और तब भी मुझे इन्होंने 1,000-1,100 पैसे इनाम के तौर पे दे दिया था कि लड़का बहुत आगे जाएगा ये। और आज आप चिंतपूर्णी के विधायक है।
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चिंतपूर्णी की जनता ने मुझे ज़िम्मेवारी दी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अपनी जो है ज़िम्मेवारी को निर्वहन करने की। सर राजनीति में आने का विचार कैसे आया आपका? देखिए, मैं एक चीज़ तो समझता हूँ कि हर आदमी जो है, हुँ, हुँ। वो जब पैदा होता है, वो राजनीति से जुड़ा होता है। जी। वो अपने आप को कभी पहचान नहीं पाते। हम जब किसी सरकार का, किसी गवर्नमेंट का जो है निर्वाचन करते हैं, तो हमें अधिकार है, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें राइट्स हैं कि हम जो है अच्छी सरकार को चुनें। और जब हमने लोगों के काम को देखा, इवन कि मुझे जब कोरोना के समय में, मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि जी। जब कोरोना के समय में मेरे एक दोस्त थे, वो कोरोना से वो पीड़ित हो गए और उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया। उनके घर के बाहर जो है पुलिस बिठा दी गई और उनका मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे बोल रहे कि ना तो मैं घर से बाहर जा सकता हूँ, ना मैं घर से, मेरे घर में कोई आ रहा है। तो मेरे घर में तो राशन की भी दिक्कत हो गई, रोज़ के खाने-पीने की, बच्चों की जो चीज़ें हैं उनकी दिक्कत होगी, तो मेरे आप जो है मेरी हेल्प करें। उस समय आप एक आम आदमी थे, बिल्कुल। कोई विधायक नहीं थे। नहीं, उस समय बिल्कुल, 2020 की बात है। ओके। और मैंने उसको गया और उसके घर में गया और उस घर में मैंने जब देखा तो बाहर पुलिस वाले बैठे, तो पुलिस वालों ने खैर मुझे भी रोका, पर मैंने पुलिस वालों से थोड़ी मेरी बात भी हुई। मैंने उनको बोला कि यार ठीक है, आपकी ज़िम्मेवारी, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर जो लोग अंदर बैठे हैं उनके बारे में सोचो आप। तो हमने उन लोगों को जो है कैसे करके थोड़ा-सा जो उनके खाने-पीने की चीज़ें थी वो हमने पहुँचाई। और उसके बाद जब मैंने एक आके घर में शाम को सोचा कि ये तो एक समृद्ध आदमी था, इसके पास पैसे भी हैं, इसकी जान-पहचान भी है। तो ये आदमी अगर इतना परेशान है, तो एक आम जो लोग हैं, जिनकी जान-पहचान भी नहीं है, जिनकी पहुँच भी नहीं है, जो लोग ऐसे क्वारंटाइन होके बैठे हैं, उनका क्या हाल होगा? हुँ, हुँ। देन उसके बाद मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैंने पता किया कि कितने लोग जो हैं क्वारंटाइन हैं, हमारी विधानसभा के लोग कितने हैं, हमारे आस-पास के लोग कितने हैं। तो हमने उन लोगों से संपर्क करना शुरू किया, फिर हमें पता लगा कि आशा वर्कर उनके टच में हैं। हमने आशा वर्कर से जो है संपर्क करना शुरू किया और उसके करने के बाद हमें जब पता लगा, तो उस समय लगभग, जब मैंने लोगों से संपर्क करना शुरू किया, तो लगभग 600 ऐसे परिवार थे जो इस तरीके से जो है परेशान थे और उनसे हमने संपर्क किया, उनके घर में खाने-पीने का राशन पहुँचाया, उनके घर में दवाइयाँ भी पहुँचाई। हमने उनका, फिर जब हम आगे बढ़ते गए, हमने डॉक्टर से संपर्क किया, डॉक्टर का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उन पेशेंट से जो है डॉक्टर से हम बात करवाते थे। तो डॉक्टर उनको देख करके ही बता देता था कि ये ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, और ऐसे लोगों को जो है बड़ी उस समय एक राहत जो है लोगों को हमने मिली। तो हमने उस समय हमने काम करना शुरू किया, लोगों के बीच में जाके काम किया। उसके बाद जो है लोगों ने ही मुझे बोला कि आप जो है राजनीति में आगे आओ। और ओके। देन उसके बाद मैं 2020 में, मैं तो पार्टी के साथ शुरू से बचपन में कॉलेज टाइम से जुड़े हुए थे। एनएसयूआई से मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ था वैसे। पर उसके बाद मैं अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गया, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने चलो अपनी पार्टी को जब भी आता था सपोर्ट करते थे। पर जब हमें यहाँ पर 20 में मुझे 22 में जब इलेक्शन हुआ, तो मुझे फिर पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया और मुझे कांग्रेस पार्टी के एक ओहदा भी मिला था और जिसमें मैंने काम भी किया, और उसके बाद जो मुझे पार्टी ने मेरी मुझे क्षेत्र का जो मैंने काम किया, मैंने जनता के बीच में जाके काम किया, उसके काम के आधार पर मुझे टिकट मिला, जबकि मेरे स्टेट में कोई लिंक्स नहीं थे कि स्टेट में बड़े नेता मुझे जानने वाले, मैं फैमिली बैकग्राउंड भी कोई ऐसा नहीं फैमिली बैकग्राउंड में मेरे परिवार में कभी वारपंची भी चुनाव लड़ा है। किसी ने। और हाँ। उसके बाद हमने अपना सेंटर में दिल्ली में तो कौन पहचान करता है, वहाँ पे तो बड़े हुँ, लीडर हैं। बिल्कुल। पर उसके बावजूद भी मुझे मेरी जो है पार्टी ने एक जो सर्वे करवाया था, पार्टी ने जो होमवर्क किया था हर विधानसभा के अंदर, उस होमवर्क के उस आधार के ऊपर जो है मुझे यहाँ पे टिकट भी मिला और मुझे चिंतपूर्णी जनता के ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं आज चिंतपूर्णी विधानसभा का जो है नेतृत्व करने का जो मुझे चिंतपूर्णी विधानसभा की जनता ने मौका दिया। सर थोड़ा जीवन की शुरुआत के दिनों में चलते हैं। हुँ, अ, जितना मैंने आपको समझा है, जितना मेरी टीम ने रिसर्च किया है, आपने एक ढाबे के ऊपर बर्तन भी धोए हैं, हुँ। सरिया भी ढोया है। वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में क्या देखते हैं आप? ऐसे कैसे? मेहनत, देखिए, आशीर्वाद या कुछ और? ऐसा था कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, कुछ एक्स्ट्रा करने का, सब काम तो सब करते हैं, मुझे एक्स्ट्रा काम करने का शौक था। हुँ, हुँ। मैं आज भी जब बच्चों के बीच में जाता हूँ, जब मेरी कभी मैं कॉलेज के यूथ के साथ बैठता हूँ, तो मैं हमेशा ही उनको हर तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए। हुँ, अब मेरा शायद सोशल मीडिया के साथ मेरे जुड़े हैं। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तब भी मैं अपने उसका वीडियो बना करके लोगों के बीच में इसलिए भी शेयर करता हूँ, अगर मैं इतना व्यस्त होने के बाद कर सकता हूँ, तो आप भी करो। मैं कभी गेम खेलता हूँ, अगर कभी मैं इतना मेरा व्यस्त शेड्यूल है, तो उसके बाद कभी मैं अपने आप को ग्राउंड में भी जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, तब भी मैं अपना लोगों को, बच्चों को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो, हमारे यूथ जो है, इसलिए जो बहाना मारते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये है, वो है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो है, बच्चे जो है आगे आकर के कुछ ना कुछ करें।
मैं इतने मेरा सुबह मेरा कोई घर से लोगों से मिलने का कोई समय नहीं है। जब भी दुनिया लोग आ जाते हैं, मैं उसी समय मिलता हूँ। और रात को मेरा घर जाने का कोई समय नहीं, मैं पूरा पूरा दिन शेड्यूल बिज़ी रहता हूँ। जब भी चाहे मेरा आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो, जब भी मैं चिंतपूर्णी विधानसभा में होऊँगा, तब भी रोज़ हर रोज़ मेरी सोशल मीडिया में या मीडिया में मेरी आता रहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद अगर मैं शिमला में होता हूँ, तब भी मैं अपनी जनता के कामों को लेकर के आ जाता हूँ। पर ये है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब मैंने बचपन से ये चीज़ की है कि मैंने हमेशा ये कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश की है। और मैंने बचपन में बहुत गरीबी थी, पिताजी लेबर का काम करते थे, भट्टे पे काम करते थे, हम 4 हैं भाई थे। और हम जो है घर का जो है पालन-पोषण पिताजी जी अब जितना बने होंगे उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश की है, बिल्कुल। अच्छा किया उन्होंने हमारे लिए। पर उसके बाद जैसे उस समय ऐसा था कि गरीबी थी, हर बंदे को काम करने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे हमारे मैडी बाबा बड़भाग सिंह जी का बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है। तो वहाँ पर हमें बाहर ₹50 दिहाड़ी मिलती थी, वहाँ ₹100 मिलती थी। तो अच्छा, वहाँ पे ढाबे पर हम काम करते थे, 24-24 घंटे हमने बर्तन साफ किए, मैंने उस उस ढाबे के समय ऊपर। कितनी उम्र होंगी आपकी? उस समय मेरी उम्र लगभग 16-17 साल से लेके 18 2-3 साल लगातार हम करते रहे काम वहाँ पे। हर पुण्य और पूर्णमासी पे और उसके बाद जो भी र र रक्षाबंधन का वहाँ पे बड़ा मेला होता है, तो तब जब हम वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे। तो उसके बाद हमने और भी इसके साथ-साथ लेबर का काम किया, घर में जो भी है पशु भी रखे थे हमने, पशुओं का दूध निकालना और उसका दूध बेचना भी, वो भी काम किया। इवन कि हमने बड़ी चीज़ें मैं जब हमारे शादियाँ होती थी, उस समय स्टैंडिंग खाना बनता था। तो उस समय वेटरगिरी या वेटर जो होते थे बाहर से प्रोफेशनल वेटर तो आते नहीं थे। तो हमने वहाँ पे वेटरगिरी का काम भी किया। लोग शादियों में भी वहाँ पे इसलिए भी आते थे कि वहाँ पर जो है अच्छी-अच्छी सब्जियाँ खाने को मिलेगी। मटर पनीर जैसी सब्जियाँ खाने को मिलेगी। इस शौक से भी हम जाते थे, पैसे भी मिलेंगे और खाने को मिलेगा। इस सिचुएशन से हम निकले हुए हैं। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ें मैं कभी बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम आज ये चीज़ें हम कई बार सोचते हैं, आज हमारे यूथ कई बार सोचता है कि मेरे पास अगर शायद ये होता तो मैं यहाँ ये कर लेता। मेरे माँ-बाप ने मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं इसलिए कर लेता। मेरे माँ-बाप ने मुझे स्कू कॉलेज में पढ़ाया होता, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होता तो शायद मैं ये कर लेता। ऐसा नहीं है। हमने माँ-बाप ने जो किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया। पर हम अपने लेवल पे क्या आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और मैंने जहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने हर उस स्टेप को जो है मैंने किया है और मैंने बड़ी शिद्दत से किया है और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसका मुझे डायलॉग आज भी याद है। हुँ, हुँ। एक जीप में बैठ के एक लड़का-लड़की जो है एक ब्रिज पुल से क्रॉस करते हैं और जब जाते हैं तो पीछे से पुल जो है ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, हाँ। तो लड़की ऐसे पीछे मुड़ के देखती है। तो उस जो लड़का उस समय हीरो था फ़िल्म का उसने बोला कि जो आगे जाते हैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। जो हाँ, हाँ। पीछे मुड़कर देखते हैं वो कभी आगे नहीं जाते। आय हाय! वो वाह, डायलॉग वाह, आज भी वाह! मुझे ऐसी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको उतारा है। वाह, तो मैं वाह! हमेशा आगे बढ़ता है। लॉस प्रॉफ़िट चलो सब कुछ जब मैंने बिज़नेस में आया तो काफ़ी हुआ, ये हुआ। हमें जानकारी भी नहीं थी बिज़नेस की। इसी तरह हमें राजनीति की भी जानकारी नहीं थी। तो राजनीति के भी हम गलत लोगों के भी हाथों में चले और उनके शिकार भी हुए। उसका खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं किसी नहीं, आपसे मैं भी आज इस पॉडकास्ट के बाद कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगा। मैं भी बहुत कुछ सर से सीख के जाऊँगा। और सर आपको ना लोगों ने एक नाम दे दिया, हुँ, नेता नहीं बेटा। हुँ। सर ये किसने दिया सबसे पहले? देखिए ऐसा था मैं उस समय फिर उसी बात पे आना चाहूँगा जब कोरोना का समय चला था। हुँ, हुँ। तो मैं कांग्रेस पार्टी का मैं सेवा दल में पूरे हिमाचल प्रदेश का जो यंग ब्रिगेड का मैं अध्यक्ष था। हुँ, हुँ। और उस समय जब मैंने लोगों के बीच में गया तो मैं हमारी धार बेल्ट जो है चिंतपूर्णी से ऊपर धर्मशाला मानता हुँ, वहाँ पे एक हमारी पंचायत पड़ती है। हुँ, हुँ। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मेरे जो लोग थे, हमारे साथी थे, मेरी टीम के लोग थे, वो पहले जाकर के वो जब हमारी कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग होनी थी। हुँ, हुँ। तो मैं उस समय जब कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग थी तो मैं जब गया तो वहाँ पर जो लोगों ने जो उस समय की सरकार उन्होंने क्या अच्छे प्रबंध नहीं किए हुए थे। भाजपा की सरकार थी उस समय हुँ, हुँ। और इन्होंने क्या करना है कि वहाँ पे लोग टेस्ट करवाने के लिए आते थे और वहाँ पे पानी का टैंक खड़ा कर देना। पानी के टैंक को वो लोग उससे हाथ से पानी पीते थे और वही टुट्टी को सब यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय तो ये था कि कोई भी चीज़ हो उसको बार-बार टच करने से हुँ, हुँ। उसकी जो है बीमारी फैलती है। तो मैंने वहाँ पर जाकर के देखा और मैंने उसी समय डिसाइड किया कि हम लोग जहाँ पे जो है पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर जो है लोगों के लिए लाए देंगे। जो बंदा पिएगा और यूज़ करेगा उसको अपना फेंक दे। डिस्ट्रॉय फेंक देगा। हुँ। और उसके बाद हमने हर जहाँ से कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग चली, हमने वहाँ पर जो है अपना स्टार उसके में हम लोगों के मास्क जो है जहाँ पे लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे वो सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी, तो हमने वहाँ पर सब लोगों को स्टार देने लोगों को फ्री बाँटे हमने। जो उस समय मास्क भी ₹100 रुपए का बिका। जो एक ₹5 की ₹2 या ₹5 की आइटम होती थी, ₹100 का बिका। हमने लोगों को फ्री पता नहीं लाखों के हिसाब से हमने मास्क वहाँ पे फ्री में बाँटे। हमने उस समय जो सैनिटाइज़र होता है उसकी बड़ी कीमत है, हमने लोगों को फ्री बाँटे। पर उस समय क्या हुआ था कि
हमने अपनी जेब से, ऐसा भी कोई, हमें कोई फाउंडेशन, ना मेरी कोई फाउंडेशन थी, ना हमारी कोई संस्था ऐसी थी जहाँ से मुझे पैसा आता था। मुझे खुद था कि मैंने खुद अपने जेब से करना है और मैंने खुद अपनी जेब से वो करता था। किसी की सपोर्ट भी नहीं थी ऐसे कोई फाइनेंशियली, बाकी तो मेरी टीम की पूरी सपोर्ट थी। फाइनेंशियली सपोर्ट बोल के किसी को कोई संस्था होती है या ऐसा कुछ होता है, वहाँ से कोई नहीं थी। उसके बाद हमने राशन की किटें बनाई, मेरे पिताजी की छोटी-सी किराने की दुकान थी। हमने वहाँ पे उनके किराने से राशन की किटें बनानी और वहाँ पे लोगों को राशन भी पहुँचाना, सब कुछ पहुँचाना, जो भी हमें जहाँ पे था। हुँ, हुँ। तो एक जब मैंने धर्मशाला महंता में ऐसी टेस्टिंग हो रही थी, तो मैंने जाना था, तो एक बुजुर्ग आंटी वहाँ पे माताजी आए थे और वो अपने आप को चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप लोग को कोई आने वाला है, जो जिन्होंने ये सब कुछ अरेंजमेंट किया, वो भी खुद भी आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मैं जब गया तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, जीन्स और टी-शर्ट में ही जाता हूँ, हाँ, और हाँ। मैं गया तो कह रही, मुझे तो लगा कि कोई नेता, बड़ा नेता आ रहा है, वो ऐसे कुर्ते-पजामे में कोई ऐसे आ रहा है। तो कह रही, ये तो मेरा बेटा है, हाँ, हाँ। ये नेता थोड़ा ना, ये बेटा है मेरा। हाँ। तो उसी समय से ना मैं, हमने को चीज़ उन लोगों ने बोला कि वो हुक नेता नहीं लाइन है बन बेटा, गया। वो मतलब कि वो हमारा एक नारा टाइप, जैसे ना नारा बन गया कि हमारे लोगों की एक पहचान बन गई मेरे पूरे हिमाचल में, नेता नहीं बेटा। बस वो चीज़ चलनी शुरू हो गई और उन माताजी ने मुझे बोला कि ये नेता थोड़ा ना, तो मुझे बेटा है, ये तो मेरे बेटे जैसा है। हुँ, हुँ। नहीं, इसको कौन बोलता है, नेता नहीं है बेटा है। तो वो चलती गई और मेरा जो है आज भी मुझे इस नाम से ही जाना जाता है। और सर आप ना जब ये सारे काम कर रहे थे कोरोना के बाद, फिर इलेक्शन का टाइम आया, 2022 भी आया, तो उस समय कोरोना भी पीक पे चल रहा था। थोड़ा बहुत कम हो गया वोट के टाइम में। तो आप जब मेहनत कर रहे थे, तो आपके साथ पार्टी वाले लोग भी थे और आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं इलेक्शन ओपन लड़ूँगा, अगर मैं इलेक्शन लड़ूँगा। हुँ, और फिर जब पार्टी की बारी आई, पार्टी ने आपको टिकट जब लेने गए, तो आपको टिकट नहीं दिया। तो हुँ। जो लोग पार्टी वाले थे, वो आपके साथ थे। तो फिर आपने एक लोग इकट्ठे भी किए थे। मैं ठाणे के पास बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया था। तो आपने उनको कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि अगर आप पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। हुँ। लेकिन फिर से आपकी मेहनत रंग लाई, आपको टिकट मिला। तो जो लोग आपके साथ उस समय आपको मना कर रहे थे, क्या वो आज आपके साथ हैं या नहीं है? ऐसा है कि देखो, जब इतना बड़ा हम जब मुकाम की बात करते हैं, हासिल करने की बात करते हैं, तो कई हमारे जो है, हम कोई लोग जो है हमारे अपने ही जो है, जो हमारे टाँगे काटते टाँगे हैं। खींचने की बात वो है ही है। हाँ। ये हमारे नेचर का नियम है। जो हमारे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं, बल्कि ऑल ओवर हम इसके नेचर की बात करें, तो नेचर की बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हुँ, हो। हुँ। सेकंडली, जो लोग उस समय मैंने हमारी मैं पहले बता चुका हूँ कि सेंटर में मेरी कोई पहचान नहीं थी। हुँ, हुँ। स्टेट के अंदर बड़े नेताओं के साथ मेरी पहचान नहीं थी। हुँ, हुँ। पर उसके बावजूद, जब मेरा जहाँ पर होमवर्क जो लोगों के साथ था, पब्लिक के बीच में मेरा टच था, तो वो एक बहुत बड़ा जनाधार मेरे साथ था। और जब मुझे पार्टी की टिकट के लिए मैं स्टेट का यूथ का प्रेज़िडेंट रहा, और मैंने अपने यहाँ की मेरी कंस्टिट्यूएंसी वो रिज़र्व थी, और सभी जो नेता थे, बाकी जो बाहर के थे, मैं यहाँ का लोकल था। तो मैंने अपनी जो दावेदारी यहाँ पर जताई। पर जब मैं दिल्ली में गया, तो दिल्ली में उनकी एक सोच थी कि हमने जो है नए चेहरे को टिकट देनी है, और जिसने ग्राउंड पे काम किया हो। और हमने ग्राउंड पे काम भी किया था। पर लोग जो है हमारे, जो कुछ पार्टी के हमारे ऐसे लोग होते हैं, जो मैं उनसे सहमत भी हूँ, कि जो लोग बोलते हैं कि आप पार्टी के टिकट से आएँगे तो हम पार्टी के बाहर नहीं जा सकते। अच्छी बात भी है, और आज हुँ, भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं हुँ। कि जो बोलते हैं पार्टी से ही जाएँ। हम भी उन पे ये सोचते हैं कि वो पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी होती है, हुँ, हुँ। और वो पार्टी का आधार, जो जनाधार पार्टी अगर है, तो उन लोगों की वजह से है। तो उन लोगों को तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने जो बोला, आज मेरे साथ हैं वो। और जो जो हमारे वर्कर थे, जो हमारे जो बेसिकली पार्टी के वर्कर थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। आज उनके आशीर्वाद से हूँ, आज भी उनके साथ बैठता हूँ, हमारे हर चीज़ चर्चा होती है। अच्छा। जैसे सीनियर हैं, और हर चीज़ चर्चा लेकर के हम सभी से चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। उस समय जब बात हुई एक पार्टी के लिए, कि मैंने बोला कि मैंने नहीं ये बात बोली कि मैं चुनाव लड़ूँगा। मुझे जब मेरे लोगों ने बोला, हुँ, जब हुँ। मैंने एक जब पार्टी ने मुझे टिकट, उस समय कशमकश चल रही थी, तो मुझे मेरी पार्टी के लोग जो है, मेरे साथ जो हमारी टीम जो साथ चली थी, उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे हुए, कम से कम 10,000 बंदे इकट्ठे हुए, और लोग इमोशनल भी हुए बेचारे लोग, कुछ लोग तो रोने लग गए वहाँ पे कि आप तो हम आपको तो हम अपना नेता देखना चाहते थे, अगला एमएलए देखना चाहते थे, पर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं कहा, अभी पार्टी का टिकट फाइनल नहीं हुआ, पर वहाँ के लोगों की आवाज़ थी, अगर आप जैसे भी आए, चाहे आप आज़ाद आ जाओ, आप पार्टी के साथ आओ, हम आपके साथ होंगे। तो मैं ओके। उनका भी धन्यवाद करता हूँ, लोगों का इतना मेरे प्रति प्यार था, वो तो मैं किसी के साथ भी हो सकता है। तो उनके साथ प्यार था, और उनके प्यार की वजह से ही मुझे टिकट भी मिला, और उनके प्यार की वजह से मैं जीता भी हूँ। मेरा एक अपना पर्सनली क्वेश्चन है आपके हुँ, लिए। हुँ। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जब आप विधायक बने, तो सबसे बड़ी क्या चुनौती थी? क्योंकि शायद हम दोनों का जो बैकग्राउंड है वो सेम ऐसी फैमिलियों से आए हैं हम लोग। तो आज कुछ कहीं न कहीं लोग मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। तो एक जब छोटे घर से जब भी कोई बड़ा नाम बनाता है, तो उसके लिए ना अलग-अलग चैलेंज होते हैं। जी। कोई आपका यूज़ करना चाहता है, उसका माइंडसेट वैसा है, कोई आपको सिर्फ़ रिश्तों के लिए रख रहा है।
तो सबसे बड़ी क्या चुनौती थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपका हिमाचल में, क्या आपकी चुनौती थी? देखिए, चुनौतियाँ तो कभी खत्म नहीं होती। हुँ, पर उस समय की चुनौती सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले चुनाव लड़ना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। हुँ, टिकट हुँ। तो मिल गया, टिकट मिलना चुनौती थी। हाँ, जब टिकट मिल गया तो चुनौती सबसे बड़ी आ गई चुनाव लड़ना। हुँ, चुनाव लड़ने का हमें एक्सपीरियंस नहीं था हुँ, और हमारे साथ भी जितने लोग थे, हमारी जो टीम थी, हुँ, वो भी हमारी एक नई टीम थी। तो जो हमारे पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय पीछे हट गए। तो और उसके बाद हमारी जो टीम थी वो नई थी, हमारे लिए बूथ पे जाना, बूथ की जो लिस्ट थी वो भी उनके पास थी, उन्होंने हमें बूथ की लिस्ट नहीं दी। फिर चलो हमने अपने लेवल पे सबको इकट्ठा किया, अपने हमारी टीम थी, हमने सब कुछ जो है बूथ बाय बूथ जाके हमने जो है दोबारा से हमें काम करना पड़ा इतनी कम समय में। पहले तो हमें टिकट के कम समय मिलता है, फिर बिल्कुल। हमें फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। पहली तो चुनौती ये थी और उसके बाद जो है और जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं टिकट की बात कर रहे थे, टिकट से पहले हमारे पास कई एफआईआर हो गई हमारे ऊपर, कोई हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसा हुआ। आपको तो खैर पता है राजनीति में सब कुछ चलता है। बिल्कुल। कई बार टिकट लेने के लिए दिल्ली जाता था, पीछे से घर से पुलिस भेज देनी घर पे। अच्छा। मेरी फैक्ट्री जो काम चलता था, मेरी फैक्ट्री के ऊपर रेड डाल दी 2 बार कि एक्साइज़ की रेड डाल दी, कुछ और चीज़ें हैं जो बल्कि हमेशा तंग करने की भावना से हमें परेशान किया गया, पर हम पीछे नहीं हटे। और उसके बाद जब भी कभी मैं घर में जब मैं मेरे पिताजी जो है मेरी फैक्ट्री के बाहर दुकान करते थे, तो हर 15-20 दिन बाद किसी को काम को लेकर के फिर मुझे कि ये तो 2 नंबर का काम करता है, तब कभी पुलिस भेजा नहीं मेरे पास। मतलब मेरे पुलिस का जो आना-जाना ना मेरे वहाँ लगा रहता था। और जैसे मैं चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद हमें एक प्रोटोकॉल मिलता है, हमें पुलिस एसएचओ जो है हमें वहाँ पर हाँ, अपना थाने के दुख जो थाने हो तो वहाँ पे बिल्कुल। आते हैं। फिर हमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो है पुलिस का हमें लड़का जो है एज़ ए पीएसओ मिलता है। तो जैसे मैं चुनाव जीता तो वहाँ फिर पुलिस आ गई मेरे घर में। तो मेरे पिताजी चुनाव जीतने के बाद मुझे बोलते, "अरे! अब फिर पुलिस आ गई दोबारा से, अब क्या हो गया?" वाह, 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 वाह! तो अब क्या अच्छा। हो गया? मैं कहा, "नहीं, अब अ, तो मैं एमएलए बन गया।" तो मुझे भी नहीं पता कि पुलिस क्यों आई है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा प्रोटोकॉल होता है। अच्छा। तो आए पुलिस आए और उन्होंने बोला कि आपका जैसा पीएसओ है, हमें ऐसे-ऐसे शिमला से फ़ोन आ गया, आपको देना है। हुँ, तो मतलब ये चीज़ें हमारे लिए सब कुछ नया था। हाँ, हाँ। और बात ये थी कि चुनौतियाँ उसके बाद हमने जब स्टडी करना शुरू किया, विधानसभा को हमने क्या-क्या काम हुए हैं, हुँ, पिछली गवर्नमेंट में क्या फंड था, हुँ, कैसे हुँ, था। और दूसरी बात तो आपको पता है कि भाजपा की गवर्नमेंट थी और 75,000 करोड़ का हमें विरासत में हमारी सरकार को जो है कर्जा मिला। हुँ, हुँ, हाँ, प्रदेश को चलाने के लिए फंड नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर भी अपनी मेहनत से आज अपने स्टेट को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। केंद्र से हमें सारे फंड हमारे रोक दिए गए। हमारे ऊपर दूसरी बात है कि हमारे ऊपर प्रदेश के अंदर आपदा आई। आपदा आने के बाद जो है बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ और उसके बाद हमें स्पेशल पैकेज राहत जो है माँगा वो केंद्र से हमें नहीं मिला। उसके बावजूद फिर भी हिमाचल प्रदेश जो है जो सर्वाइव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इवन कि मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो उसके बारे में मैं आपसे बात चर्चा करूँगा। आप भी मुझसे पूछेंगे कि क्या-क्या काम हो रहा है, मैं उसके बारे में भी आपसे हुँ। पूरे उसमें एक बात करूँगा। एक लोगों का भी क्वेश्चन है और पर्सनली मेरा भी ये क्वेश्चन है। मैं भी जब से पढ़ रहा हूँ जितना मुझे पढ़ने का मौका मिला, सैलरियाँ तो विधायक की सभी को पता है हुँ। और आजकल लोग गूगल पे जाते हैं, पता कर लेते हैं। एक विधायक को पर्सनली काम करवाने के लिए कितना फंड एलो होता है? जैसे एक बैंक मैनेजर है, वो 10 लाख तक का ही लोन दे सकता हुँ, है। हुँ, हुँ। ऐसे एक विधायक कितने लाख तक का किसी को भी एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है? नहीं, हमारी एक पर्सनल निधि होती है, सवा 2 करोड़ रुपए जो हमें मिलता है साल का। 1 साल का? हाँ, ओके, तो उसमें से हम लोगों को पंचायत वाइज़ किसी को भी रास्ते के लिए 50,000 चाहिए, लाख रुपए चाहिए, तो तो वो हमें खत्म वो हो जाता है कि बच जाता है? नहीं, नहीं, वो तो 6 महीने में नहीं चलता, उसके बाद हमें और फंड लेके आने पड़ते हैं। अच्छा। वो तो तो बाँटने होते हैं, हमारी तो डिमांड्स इतनी होती है, हमारे लोगों की छोटे-छोटे रास्ते हैं, किसी का पीडब्ल्यूडी का काम है, छोटा-सा आईपीएच, हर विभाग ये का मिलता है, हर विधायक को मिलता है हर ये, विभाग, चाहे चाहे वो बीजेपी मंत्री हो, चाहे नॉर्मल मंत्री एमएलए। मंत्री को तो शायद अलग से बजट अच्छा, मिलता है, मंत्री के अलग से क्राइटेरिया। ओके, सिर्फ एमएलए चाहे बीजेपी के, चाहे कांग्रेस, सबको आते हैं। ओके। सरकार में चाहे ओपोज़िशन में, सबको आते हैं। भगवान की आप पे बहुत कृपा है और भारत ही नहीं, पूरे मैं वर्ल्ड की बात करूँ 192 कंट्रियाँ हैं। पूरे 192 कंट्रियों में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चिंतपूर्णी, वहाँ के आप विधायक हैं और इंडिया के 31 स्टेट्स में 31 जो हमारे स्टेट्स हैं, इनमें से कोई ही ऐसा इंसान होगा जो चिंतपूर्णी को नहीं जानता होगा या कभी हिमाचल आने का नहीं सोचा, आया नहीं होगा लेकिन नाम सुना होगा। वहाँ पे पूरे दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं, आप वहाँ के विधायक हैं। आपने अपने कार्यकाल में क्या-क्या योजना बनाई कि मंदिर और अच्छा और बेस्ट हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने मंदिर को लेकर के हमारी सरकार भी और मैं खुद बड़ा गंभीर हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी आस्था हुँ, माता चिंतपूर्णी जी की, क्योंकि माता चिंतपूर्णी जी के आशीर्वाद से हुँ। मैं जहाँ पर हूँ। मैं तो कभी भी, कहीं भी जाता हूँ, किसी स्कूल में, मैं मेरा एक स्लोगन है कि जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपूर्णी।
मैं विधानसभा में भी बोलता हूँ तो माता चिंतपूर्णी जी के नाम से ही मैं शुरू करता हूँ। ओके। और मेरे ख्याल से मैं पहला विधायक हूँगा। हुँ, मैंने पहले भी स्पीचें सुनी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा, केवल अपनी-अपनी आस्था है, मेरी ओके। आस्था है तो मैं करता हूँ। हुँ, हुँ। देन उसके बाद माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर को लेकर के हमने बात की है। हमने माता चिंतपूर्णी जी का जो मंदिर है, हुँ, हुँ। इसको भव्य मंदिर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने कई बार चर्चा की और इवन कि हमने इसके लिए स्पेशल बजट जो है इसके लिए हमने एलोकेट किया है। और इवन कि हम मार्च महीने में हम इसका जो काम शुरू करने जा रहे हैं। हमने ज़मीन एक्वायर कर ली है, वहाँ पर हम जो है सारी उसको डिमोलिश करके उसके बाद हम सुंदर बड़ा भवन जो है माता चिंतपूर्णी, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, इवन कि मैंने इसके लिए मैंने और मंदिर जो है हमारे बड़े देश के प्रसिद्ध मंदिर हैं, तिरुपतिनाथ हैं, मैं वहाँ पर भी गया और वहाँ के जो विभाग से हुँ, हुँ। जो अपना जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर के जो है इंचार्ज जो है एसडीएम होते हैं, वहाँ पर जो है आईएएस डीसी बिल्कुल। आईएएस स्पेशल जो है वहाँ बैठते हैं। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर हमारे डीसी जो है हमारे वो भी इनके मुखिया होते हैं, पर वहाँ पे जो स्पेशल उनका जैसे डीसी तो हमारा पूरा जिला उतना देखते हैं, उसके बाद मंदिर के भी है। वो सिर्फ मंदिर ही देखेंगे। ओके। वहाँ पे आईएएस बैठे हैं। तो मैं ये देखता हूँ, हमने उन लोगों से मैं मिला, उन लोगों से हमने मंदिर के डेवलपमेंट के बारे में बात की, हमने चर्चा की और वहाँ पे किस तरीके का उनका प्लान था। तो हमने तो उसके ऊपर अब जो है मंदिर वहीं रहेगा और मंदिर नया वही भवन रहेगा, दूर मंदिर बनेगा। वही भवन जो है हम उसको जो है कॉरिडोर जो है पूरा बनाएँगे मंदिर का। ओके। तो उस कॉरिडोर को हमने लगभग हमारा लक्ष्य है कि इसको 400 करोड़ रुपए मंदिर के ऊपर खर्चना है और मार्च महीने से लगभग हम मार्च से अप्रैल में जो हम इसका काम स्टार्ट करना है। अगर उसमें उस समय जो है अगर आचार संहिता नहीं लगी तो अगर उसमें से मैं क्योंकि हम उसका टेंडर लगभग हमारा सारा प्लान हमारा फाइनल है। अब टेंडर होना है, टेंडर होने के बाद हम इसको जो काम स्टार्ट करेंगे और इसको हम जो है सुंदर जो भव्य मंदिर जो है बड़े मंदिर जो है प्रदेश के हमारे देश के बड़े मंदिर हैं, उसकी तर्ज के ऊपर माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर बनेगा। तो 10 साल के बाद चिंतपूर्णी मंदिर को आप कहाँ देखते हैं फिर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ 10 साल तो बड़ी दूर है, तो हम इसके अगर हमें पूरा लोगों का सपोर्ट मिले, लोकल जनता का सपोर्ट भी मिले, तो हम तो 5 साल के अंदर जो है मंदिर को जो है, पूरा भव्य मंदिर जो है हम इसको बनाने के लिए जा रहे हैं और ये मंदिर जो है, जैसे हम बड़े अयोध्या के मंदिर के लिए स्पेशल हम देखने के लिए दर्शन भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। पर उसके बाद जैसे मंदिर बना है अभी वहाँ पे, तो लोग स्पेशल मंदिर देखने के लिए भी जाते हैं, कि वहाँ के मंदिर की खूबसूरती क्या है। हुँ, बिल्कुल। ना, तो माता जी का आशीर्वाद तो साथ-साथ मिलेगा, पर यहाँ की जो लोग खूबसूरती देखने के लिए भी यहाँ पर आए। रोपवे का भी हमारा टेंडर हो गया है। हम यहाँ पे रोपवे भी जो है जो अपना उसका भी काम शुरू करने जा रहे हैं, पर वहाँ कुछ स्थानीय लोगों की कुछ दिक्कतें होती हैं, हमेशा होती हैं, तो हम उनको भी कंसीडर करेंगे, उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। स्थानीय लोगों को भी कोई नुकसान ना हो और जो हमारे मंदिर को जो है खूबसूरती बड़ा मंदिर बनाएँ, ओके। लोग जो है उसको देख कर के हमने पीछे जो है सुलभ दर्शन प्रणाली शुरू की है। हुँ, हुँ। जबकि उसके हमारे कुछ लोग विधायक ऑपोज़िशन के लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। हमारा मकसद किसी को किसी से पैसे लेना नहीं है। हम पहले क्या करते थे, किसी के थ्रू पैसे दे करके हम मंदिर के दर्शन करने के लिए हम सिफ़ारिश करते थे, पैसे देने की कोशिश करते थे। हमने उस चीज़ को खत्म किया। हमने वो ऑनलाइन सिस्टम किया कि आपको अगर कोई आपको चाहते हैं कि हम जो है सिंपल सीधे जाके दर्शन करें, तो उसके लिए हमने एक सिंपल क्राइटेरिया कि आप ऑनलाइन पर्ची है जो है ₹1100 की पर्ची कटवाएँ और आपको गाड़ी लेके जाएगी, गाड़ी छोड़ के आएगी, आपको लिफ्ट के माध्यम से आपको दर्शन हो जाएँगे। उसमें भी जो है 60 ईयर ओल्ड से प्लस है, तो उसके लिए हमने कुछ कम पैसे रखे हैं, जो हैंडीकैप है, उसके लिए कोई पैसे नहीं है, उसके साथ 2 हमारे उनके साथ 2 गार्डियन भी जा सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम है, हमने मंदिर को जो है सुलभ दर्शन प्रणाली इसलिए कि वाह, हम वाह! लोगों को आराम से दर्शन हो जाए। जिसने पैदल जाना वो अपनी श्रद्धा के साथ पैदल जाए, जिसने उसमें जाना तो उसमें जाए। वो अपनी इच्छा के अनुसार है, जो ऐसे भी है। तो इस तरीके की हमने जो है सुविधा वहाँ पर बनाई है। हमने वेटिंग रूम वहाँ बनाया, वहाँ पे स्पेशल हमने गोल्फ कार्ट लगाई हैं। तो गोल्फ कार्ट के माध्यम से वो लोग जाते हैं, आते हैं और मैं खुद उसको मॉनिटरिंग करता हूँ। मैं खुद जाकर के लोग आते हैं, वहाँ पे जो दर्शन करके आते हैं, मैं पर्सनली कई बार जाता हूँ, उनसे पर्सनली मिल के पूछता हूँ और हमने वहाँ पे एक शिकायत जो है रजिस्टर लगाया हुआ है, किसी को शिकायत भी है, तो वहाँ पे आप लिख कर के शिकायत भी दे सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस चीज़ की जो है इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। हम लोगों की राय के सुधार पर भी हम आगे मंदिर का जो हम निर्माण करने की कोशिश वाह, वाह, वाह! अभी चिंतपूर्णी की बात चल रही है तो बीते दिनों चिंतपूर्णी महोत्सव भी आपने करवाया और आपके ये सत्ता में पहली बार हो रहा है। हुँ, और पहले तो आपको बधाई, आपने एक नई चीज़ शुरू की, जी। इसमें बहुत बड़े-बड़े कलाकार भी आए। मेरा प्रश्न ये है कि चिंतपूर्णी महोत्सव के लिए अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, हुँ, हुँ, जितना मैंने पढ़ा हुँ, और जितना मैंने सुना। कलाकारों की बात करूँ तो जहाँ ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ से 19 किलोमीटर दूर मेरे घर है और आप मुझे 2015 से जानते हैं, टीवी पे भी आया मैं हुँ, लगातार कई सालों तक। ना जाने ऐसे कितने प्रिंस गर्ग और आपके अंब में ही होंगे, कितनों को तो मैं ही जानता हूँ, हुँ, रमन शुक्ला है, हुँ, अक्षत है लाडला अरुण है, ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं। हुँ, किसी के 10,000 फॉलोवर हैं, किसी का 1 लाख है। हुँ, एक आर्टिस्ट को आप बुलाते हैं जिसको आप 20 लाख रुपए देते हैं, जिन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। हुँ।
और एक तरफ जो आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और वो शौक भी रखते हैं। छोटे पौधे को पानी देंगे तो वो बड़ा बनेगा। आपने उन्हें याद ही नहीं किया और आपसे मैं आंसर चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है चिंतपूर्णी महोत्सव की आपने बात करी। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगा पहले, बिल्कुल। कि मैंने कैसे शुरू किया। हुँ, हुँ। मैं शिवरात्रि के मेले में मुझे मंडी में मुझे जाने का मौका मिला। हुँ, हुँ। वहाँ से हमारे धर्मपुर के हमारे विधायक चंद्रशेखर जी हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने वहाँ पर आना। मैं गया और फिर मैंने वहाँ पर हम जब खाना खाने बैठे तो मैंने चर्चा की कि हम जो मेले है इसका स्वरूप क्या है? तो हम उन्होंने बताया कि हम जो देवी-देवता है हमारे पुराने संस्कृति है हमारी और देवी-देवताओं के नाम से मंदिर जो है हमने मेले शुरू होते थे। जब हमने भी पुराने मेले हम बचपन में मेलों में जाते थे तो वही मेले थे और वो लेते इतना बड़ा स्वरूप उसका हो गया कि आज वो इंटरनेशनल फेयर बन गया। हुँ, हुँ। बहुत अलग-अलग स्टेटों से जो है, अलग-अलग राज्यों से जो कलाकार आते हैं। इवन कि इंटरनेशनल लेवल तक भी कलाकार वहाँ पे आते हैं। जैसे कुल्लू का दशहरा है, बिल्कुल। मेजर का मेला है, मैंने तो सारे परफ़ॉर्म किए है हैं। ना? हाँ। तो सारा वहाँ पे लोग आते हैं। तो मैंने वहाँ पर सोचा कि मैंने कुल्लू का दशहरा की बात की, मैंने रेणुका जी का मेला होता है, वहाँ पे भी मैंने बात की। तो मैंने सोचा हमारे पास तो बहुत बड़ा स्थान है माता चिंतपूर्णी जी का, हुँ। क्यों ना माता चिंतपूर्णी जी के नाम से मेला करवाया जाए। हुँ, तो हुँ। मेरी खुद की हमारी एक सोच थी और सोच जब हुई तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री जी ने मुझे उसी समय बोला, "हाँ, बिल्कुल होना चाहिए।" और हमने जो है जिला स्तरीय मेला करने का जो कार्यक्रम शुरू किया। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमने डेट फिक्स कर दी। भाजपा के लोगों को लगा कि हम कुछ नहीं कर पाए। हुँ। उसका कारण ये था कि भाजपा के लोग जो है हमेशा ही आपको पता है कि धर्म के नाम से, मंदिरों के नाम से हमेशा ही वोट इनका मेन मेन मुद्दा जो है, यही है। लोगों को धर्म के नाम से जो है उसको लेकर के वोट को खींचना। हमने तो यहाँ से कुछ कर नहीं पाए और हमें जो है ये लड़का है अभी तो राजनीति में आया और ये इतने बड़े-बड़े जो है जो है इवेंट जो करने शुरू कर दिए इसने, तो ये कहीं न कहीं हमें नुकसान है। तो उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया। विरोध शुरू करने हमारे जो पूर्व विधायक थे या इनके कार्यकर्ता थे, इन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर जो है ये मेला नहीं होना चाहिए। और चलो फिर भी हम लोगों से इन्होंने हमारे लोकल व्यापारियों को भड़काना शुरू किया। हमने लोकल व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्होंने मुझे साथ दिया और हमने जो है पहला मेला जो है हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। और जब हम मेला अपने पहला मेला जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, उसी दिन उस मेले में जो है हमने तीनों के 3 दिन रात जो है बाहर के कलाकार जो पंजाब के जो अदर स्टेट के कलाकार जो थे, उनको मौका दिया था। बाकी उसके अलावा हिमाचल के लोग भी थे, जो मेन कलाकार थे वो हमारे वो थे। और उसी मेले में माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी आए और उन्होंने अनाउंस किया वहाँ से कि आज के बाद जो एक संध्या जो है, वो हिमाचल के कलाकारों के नाम से होनी है। ये शुरुआत भी हिमाचल के जितने मेले हैं, मेरे यहीं से इस चिंतपूर्णी मेले के दौरान हुई है। और उसके बाद हमने इस बार जो मेला करवाया, इस बार मेले में हमने अ, एक संध्या जो है हिमाचल के कलाकारों के नाम से रखी है। उसमें लगभग हमारे मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मेरे ख़्याल सवा 100 125 से लेकर के 100 150 तक जो हमारे कलाकार लोकल थे, हिमाचल के कलाकार थे, जिन्होंने परफ़ॉर्म किया। इवन कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी से ऐसे बड़े कलाकार थे, मेरे स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, जिन्होंने वहाँ पर परफ़ॉर्म किया। और मेरी ये इच्छा थी कि मेरा वहाँ पर कोई भी ऐसा जो कलाकार है जिसको जिसको जहाँ पर जगह मिलनी चाहिए, जिसको जो है एक मंच मिलना चाहिए, वो उसका एक बड़ा मकसद ये था कि मैं स्कूल के अंदर जाता था। स्कूल के अंदर हमारे बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी एक्टिविटी करते थे, कोई जब एनुअल फंक्शन होता था, जब कोई और फंक्शन होता था, तो मैंने वहाँ पर बच्चों को देखा। इवन कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे मैडी पंचायत और जवार पंचायत से एक मुझे बच्ची का फ़ोन आता है। मुझे बोला कि आपने विधायक साहब बोल रहे हैं? मैं जी बोल रहा हूँ। तो हमने अंकल वहाँ पे आप चिंतपूर्णी महोत्सव में ना हमने एक छोटा डांस करना है। इवन कि मैंने उसी समय डीसी को एसडीएम को फ़ोन किया। मैं एसडीएम साहब आप इन बच्चों से कंसीडर करो। एक मैडी पंचायत से जवार पंचायत 2 बच्चियाँ थी। एक छठी क्लास की थी, एक 7वीं क्लास की थी। और उन बच्चों को कंसीडर किया और बच्चों का भी वहाँ पर परफ़ॉर्म किया। और उसके बाद मेरे अक्षित चल रहा लड़का जो रैप करता है, उसने भी वहाँ पर परफ़ॉर्म किया। मैंने खुद उसको बुलाया। मैं कहा, "यार तू क्यों वहाँ पे परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रहा है?" तो उन्हें ब मैंने उस समय एसडीएम साहब को बोला, मैं कहा, "इनको लड़कों को परफ़ॉर्म करिए।" मैंने कि मेरे मेरे गाँव से एक लड़का है और भी हमारे यहाँ से जितने भी लड़के हैं और रमन को मैंने खुद पिछली बार भी मैंने खुद फ़ोन किया। मैं कहा, "यार आपने आना है।" तो रमन शायद कहीं बिज़ी था। इस बार भी मैंने उसको मेरी बात हुई थी। इवन कि मैं तो खुद चाहता हूँ जो लड़के हमारे लोकल हैं, हमारा हमारा पहला मकसद ये है एक संडे हिमाचल के नाम से करवाना, सबसे बड़ी बात इसलिए कि हमारे लोकल लोगों को बड़ा मंच मिले। मैं भी आपका लोकल हूँ, मुझे नहीं इन्विटेशन आया। नहीं, क्यों? आपका मुझे आपका तो हाँ, आपकी बात आपका बिल्कुल जायज़ है, हुँ। क्योंकि उस समय और आप तो मुझे कितने पुराने से पुराने जा जानते हैं। बट रमन जी बहुत जूनियर हैं मुझसे, हाँ, अक्षत बहुत जूनियर हैं। हाँ, मैं पिछले 21 सालों से परफ़ॉर्म कर रहा हूँ मैंने और तो बहुत आपके बड़े-बड़े मेले किए हैं मैंने। आपके परफ़ॉर्मेंस इंटरनेशनल हाँ, कोई ऐसा मेला नहीं होगा जहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म नहीं किया। आपकी चिंतपूर्णी महोत्सव में मुझे विधायक जी की तरफ से कोई इन्विटेशन क्यों नहीं? ये इस मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, आपके लिए इस पॉडकास्ट के बिल्कुल, माध्यम से। आपके एक चीज़ तो दूसरी बात है जब एक हम मेला ऑर्गेनाइज़ करते हैं,
हमें कई चुनौतियाँ उस समय हमारे सामने होती हैं। हुँ, कई हुँ। चीज़ें होती हैं कि जब कोई विरोध कर रहा है इसका, कोई ऐसे हुँ, कर हुँ। रहा है। इस बार भी सुना होगा हाँ, हाँ। कि मेले के बाद भी उसका विरोध हुआ, उसके बाद उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो उस समय कई ऐसे हुआ है और इवन कि जैसे मुझे लड़के मिले भी, अक्षित को लड़का वो मुझे मिला बाय चांस, मैंने कहा तूने किया? बाय चांस मिल गया सामने-सामने। तो कई टाइम से हम एक-दूसरे टच में नहीं है, है ना? अच्छा। आपका आपका फ़ोन भी मुझे काफ़ी टाइम बाद आज हाँ। इस ब्रॉडकास्ट के लिए बात हुई हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? बाय चांस मेरा इस ये चीज़ को मैं एज़ ए मैं ब्रदर हाँ, पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। बिल्कुल हाँ, वही हाँ। बात है। हमें चाहिए हमारे आप इतने अच्छे कलाकार हो और मैंने आपको लाइव देखा है हाँ, और मैंने सिर्फ़ आपका एक ही कार्यक्रम जो है देखा, वैसे मैंने उसके बाद तो सोशल मीडिया में आप बिल्कुल। मेरे वहाँ पे एक स्कूल में आए थे और पहली बार बिल्कुल। हम वहाँ पे मिले थे, तब मुझे पता लगा कि पुलिसकर कौन है। हाँ, तो आपको भी शायद तब पता लगा कि बबलू कौन हाँ, है ना? बिल्कुल, हम एक-दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल। 2015-16 की बात हाँ, है ख़ैर। 2010 साल पुरानी बात हुँ, होगी। तो देन उसके बाद हम एक-दूसरे टच में नहीं है, तो बाय चांस इस ऐसा 15 ऐसा नहीं है कि जैसे आपका फ़ोन आया, मैंने उस समय बोला यार हाँ, आपको इसका ये पहला क्वेश्चन ज़रूर होगा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया? पर नहीं पर हाँ, ऐसा ना कि सर कि हाँ। इंसान को अपने दिल की बातें ज़रूर नहीं, रखनी बिल्कुल चाहिए, अच्छी बात है। चाहे ये शो के और माध्यम दूसरी से हो। बात आपको पता है जब मैं हमें एक ज़िम्मेवारी है चिंतपूर्णी विधानसभा की ही नहीं हम जब एमएलए बनता तो उसके अदर विधानसभा भी कोई लोग हमें कहीं से अप्रोच करते हैं कोई के तो कई बार ऐसी चीज़ होती है उस समय मिलने का तो इतना हो जाता है सिस्टम कि कोई बंदा हमें दिल्ली से फ़ोन कर रहा है, कोई हमें किसी से फ़ोन करवा रहा है, कोई किसी से फ़ोन करवा रहा है, हमें कई हमारे मंत्री हमारे सीनियर नेता उनके फ़ोन आते हैं। तो उस समय कैसे-कैसे कंसीडर करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये है कि मैं चाहता हूँ जो आपको हमारे साथ घर के आदमी हैं, मैं आपको मैं इस चीज़ के लिए आपको भी बोलूँगा कि आप उस समय खुद आकर के यहाँ पर आएँ और कैसे मेले को हमने ऑर्गेनाइज़ करना है, उसके साथ आपने परफ़ॉर्म तो करना ही है। इसमें ऑर्गेनाइज़र का भी हमारा हिस्सा बने। ओके, मैं ये ओके। चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़ करना है क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता है, तो हमें इसका जो है आगे के लिए हमने पहले मेले को और दूसरी बात, जब हम पहला मेला किया, पहले ही मेले को राज्य स्तरीय दर्जा मिला और ये भी हमारे पहले हिमाचल प्रदेश में इतिहास बना कि पहले मेले को मेले में राज्य मिलना स्तरीय। और अभी हमने दूसरा जो मेला करवाया, दूसरा मेला जो है इस बार बड़े-बड़े कलाकार आए और लोगों ने हमने तो इस तरीके से किया कि जैसे कुल्लू के अंदर जलेब चलती है। जैसे वहाँ पे देवी-देवता आते हैं, उनको लेके उनके हुँ, ढोल नगारों के हुँ, साथ आते हैं। हुँ। इसी तरीके से हम जो माता चिंतपूर्णी जी की जोत मैं नंगे पाँव पैदल लेकर के आता हूँ, वाह, वाह! वहाँ तक अपने मेला पंडाल तक। और वहाँ पर हम जोत मंदिर का माता का सुंदर भवन बनाते हैं, वहाँ पर जोत स्थापित करते हैं। हम तो हमारी तो परंपरा है, हमारी तो संस्कृति है कि कोई भी हम काम करते हैं, लैपटॉप भी लेते हैं, तब भी हम भगवान का पूजन करते हैं उससे पहले। तो हम वो जो है उसके जो है उस तरीके विधिवत रूप से हम जो है उसका उसका आरंभ करते हैं। और इस बार इन्होंने एक नया मुद्दा निकाल दिया। इनको पता है कि इतना बड़ा मेला जो हुआ, हुँ, हुँ। आपने देखा होगा हिमाचल के नामी मेले होते हैं, सैकड़ों सालों से जो मेले हो रहे हैं, बिल्कुल, आज उनको भी पीछे कर रहा है अगर दूसरा मेला जो माता चिंतपूर्णी जी का महोत्सव है। बिल्कुल। तो आज इतनी जनता, इतने लोगों का प्यार जो है महामाई का आशीर्वाद जो मिल रहा है, पर इसका इन्होंने किया कि इस बार जो है माता चिंतपूर्णी जी का मेले का नाम बदल दो। अच्छा। और जो है जहाँ पर जो है माता जी का नाम है और जहाँ पे पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं। हुँ, हुँ। और मैं कई बार मंच से बोलता हूँ, पहली बात तो जो माता चिंतपूर्णी जी के नाम से महोत्सव हो रहा है, माता चिंतपूर्णी जी का जागरण नहीं है। ठीक है। ठीक है? पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिर भी भेंट भी गाई जाती है, माता शिव तांडव भी होता है, भगवान राम जी का स्वरूप भी दिखाया जाता है, भगवान शंकर जी का भी स्वरूप दिखाया जाता है, भगवान कृष्ण जी का स्वरूप भी दिखाया जाता है। मतलब हमें यहाँ पे हर मंच पे कोई ऐसा मौका नहीं होता, जहाँ पे धार्मिक भेंट भी मतलब भेंटें भी गाई जाती हैं, धार्मिक हर तरीके का कल्चर यहाँ पे एक्टिव होता है। पंजाबी गाने भी गाए जाते हैं। अब हम पंजाबी संस्कृति के साथ भी जुड़े हैं। हमारा एक बॉर्डर एरिया पे रहते हैं। बॉर्डर एरिया से छोड़ो, आप कुल्लू दशहरा देख लो, वहाँ बिल्कुल, भी पंजाबी कलाकार थे, भगवान राम जी के नाम से होता है वो। बिल्कुल, शिवरात्रि मेला जो भगवान शिव जी के नाम से होता है, वहाँ भी बिल्कुल। पंजाबी गाने गाए जाते हैं। और माता चिंतपूर्णी जी का मेला बोले कि इसका नाम बदल दो, आप कोई और नाम रख लो। ऐसा मेला पहला नहीं है जो माता चिंतपूर्णी जी के नाम से हो रहा है। माता शूलिनी जी का मेला होता है, माता शूलिनी बिल्कुल, जी के नाम से होता है सोलन के अंदर। रेणुका जी का मेला जो होता है वो बिल्कुल, सिरमौर में होता है। माता रेणुका जी के नाम से होता है, वहाँ भी ऐसे ही मतलब 1-1 महीना चलते हैं। भगवान बैजनाथ में होता है, बैजनाथ में बैजनाथ होता है, फेस्टिवल। वो भी ऐसा होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों के सिर्फ है कि हर चीज़ को नेगेटिव कैसे लेके जाना है। और मैं ये समझता हूँ, आज मैं के स्कूल में जाता हूँ, अब स्कूल से बड़ा मंदिर भी नहीं है हमारा कोई। स्कूल को भी हम मंदिर से ज़्यादा मानते हैं। आज वहाँ पे बच्चे पंजाबी गानों पे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, पंजाबी गानों पे, हरियाणवी गानों पे, राजस्थानी गानों पे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम किस-किस को रोकेंगे? बिल्कुल। या तो रोकना तो वहाँ भी रोक दो। पर ऐसा नहीं है। हम किसी को बिना मतलब लोगों से बहकाने की बात है, मतलब लोगों को भड़काने की बात की जाती है। और यहाँ पे ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि महामाई के नाम से, अब मैं क्या सोचूँ इसको बबलू के नाम से रख लूँ, कि बबलू महोत्सव हो जाएगा। तो ऐसा हाँ, नहीं है। हम हाँ। माता चिंतपूर्णी जी हमारा एक आस्था है, माता का प्रतीक है और माता चिंतपूर्णी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में नाम है, पहचाना बिल्कुल, जाता है ना। बिल्कुल, जैसे आपने बोला ऐसा कोई लोग नहीं है जो नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, तो हम माता उनके नाम को कैसे पीछे कर दें? माता चिंतपूर्णी जी का महोत्सव हो रहा बिल्कुल। है ना? पहले इन लोगों को ये समझनी चाहिए बात। सर, हिमाचल के सभी कलाकारों की तरफ से आपसे भी एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरे शो में हुँ, जितने भी मंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, तो मैं उनसे हुँ, इस प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ, आपके लिए भी। हुँ, सर, हिमाचल के सभी कलाकारों की तरफ से एक आपके लिए ऐसा क्वेश्चन, हिमाचल के हिमाचल के सबसे बड़े जो गायक हैं, उनको मैं कन्हैया राणा जी मानता हूँ, या कुलदीप शर्मा जी। ऐसे ना जाने इतने बड़े-बड़े नाम हैं। हुँ, उनको मैंने कभी पंजाब के किसी मेले में
जाकर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा या उन्हें 10 लाख रुपए मिला हो। ये ना जाने ऐसे कितने बड़े नाम हैं जिनको मैंने पंजाब में जाकर 10 लाख रुपए लेते हुए देखा हो। हुँ। फिर हिमाचल में इतना बड़ा भेदभाव क्यों कि आप हिमाचल के आर्टिस्ट को 10,000 दे रहे हो, 2,000 दे रहे हो, 15,000 दे रहे हो, लेकिन पंजाब का आर्टिस्ट ना वो एप्लीकेशन देता है एसडीएम ऑफिस में या डीसी ऑफिस में या विधायक के साथ सिफारिश, उसको 10 लाख रुपए दिया जाता है, क्यों? ऐसा और क्या है ये बंद होगा? ये चलता रहेगा? ऐसा है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमने जब पहली दूसरी नाइट जब इस बार हमने पिछली बार तो दूसरा मेला हमारा जहाँ पे था, हुँ। दूसरी जब नाइट हुई तो हमने मैं हिमाचल पूरे का हिमाचल की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं हिमाचल हाँ। की अपने मैं तो चिंतपूर्णी महोत्सव की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। हिमाचल के हमारे कलाकारों को हमने बुलाया हुँ, हुँ। और उस समय साहिल लड़का उसने भी गाया और हिमाचल के और भी नामी कलाकार, बड़े कलाकार जो हैं, हमने सबको बुलाया यहाँ पर। हुँ, हुँ। हमने उनको जो भी है उनके पैसे कितने उनके साथ में हमारे वो तो प्रशासन देखता है कि हुँ, कितने क्यों हुँ, पैसे हुँ। लेते हैं, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल। ये पता नहीं है। तो उसके बाद हमने उस दिन हमारे यहाँ पर सुनने के लिए सिर्फ 500 लोग आए थे। ठीक है। जब हमने पहली संध्या जब थी, मेरे ख्याल से हम उस समय 35,000 लोग थे। तो उस दिन हमें दुःख लगा कि यार हमें हिमाचल के लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो हमने अपील भी की थी हिमाचल की सभी जनता के साथ कि आप हिमाचल के कलाकारों को जो कलाकार का जो है मनोबल तब बढ़ता है जब जब उसको सुनने जनता के लिए होती उसका है। जनता के सामने करेंगे जी, और बिल्कुल। जनता के सामने वो परफ़ॉर्म करेंगे। और इवन कि हमें जब कई बार लोगों की डिमांड से ऐसी होती है कि हमने एक ऐसे कलाकारों को हमने इतना बड़ा खर्चा जब किया, मेला लगता है, पंडाल का भी खर्चा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मेला हमें उसको स्पॉन्सर करते हैं, जैसे स्पॉन्सर इन द सेंस कि हम वो मेला जो हम मेला ग्राउंड जो है 1 महीने के लिए उसकी ऑक्शन करते हैं। बिल्कुल, तो उससे हमने उसके लिए जो है उनका उनका काम भी तभी बढ़ेगा जब लोग वहाँ पर आएँगे। बिल्कुल। है ना? तो 1 महीने का हम जो है उस तरीके का पर जब हिमाचल के मैंने यहाँ पे चीज़ मैंने देखी है, बाकी मुझे और जगह का तो नहीं पता। पर ये चीज़ मैं अपील करूँगा अपने लोकल इस आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से कि हमें अपने लोगों को जो है आगे सपोर्ट तो करना है। सपोर्ट करना है। सपोर्ट आप सबके सहयोग से होगा। हम जब लोग अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाहर के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, आज वो बड़े कलाकार बाहर के चाहे किसी भी स्टेट के हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हैं, उनके लोगों ने उनको सपोर्ट किया और बड़े हुए तो वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल। आज वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, विदेशों में भी जाके परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं। क्योंकि फैन फॉलोइंग जो विदेशों में हो गया। तो हम उनको फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम लोग उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आज हमें उन लोगों अपने लोगों को हिमाचल के लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए और हमें उनको आगे लेके जाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बता दूँ कि अभी तक मैंने ये प्रश्न जितने भी लोगों से पूछा है, आप किसी भी पॉडकास्ट को उठा के चेक कर लेना, ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर था। बबलू जी ने इसका आंसर दिया, सर आई एम वेरी हैप्पी विद यू। थैंक यू। आपने सबसे अच्छा आंसर दिया, इससे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो और मेहनत करेंगे जी, जीवन में। नहीं आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और इवन कि हमारा एक पुलिस बैंड है हुँ, हुँ। हिमाचल का, हुँ, हुँ। जिसने कपिल शर्मा शो में भी जाके मैंने परफ़ॉर्म बहुत किया। पूरे शोज़ किए वो उनके साथ। है ना आपने विजय देखे? जी हैं, हाँ, बिल्कुल। मैंने उनका लाइव शो देखा और मैंने कई लाइव शो देखे उनके। हमारे हिमाचल के ऐसे बहुत कलाकार हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक भी बिल्कुल, परफ़ॉर्म करते बिल्कुल, हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल। है। लोग उनको पसंद करते हैं। हमारी नाटी जो है बहुत फेमस है, बिल्कुल, विदेशों में भी जाके हमारी नाटी होती है, तो मैं ऐसा बिल्कुल। समझता हूँ ऐसा नहीं है। पर हमारे लोगों को जो है कि हमारा एक छोटा स्टेट है और हमें अपने स्टेट को जो है उसको अपने लोगों को जो है आगे लेकर के जाना है और इसलिए हमने इसको जो है एक संध्या जो है पूरे प्रदेश में हमने कर दी है। हमारी सरकार ने कर दिया कि एक संध्या जो हिमाचल के कलाकारों के नाम से होनी चाहिए, बाहर से वाह, वाह, कलाकार वाह! कोई नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा-सा रुख बदलते हैं। हुँ, आप अभी 40 साल से 41 के आस-पास होंगे। हुँ, छोटी उम्र में बड़ी कामयाबी, एक छोटे घर से उठ के आए, फैमिली बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल कोई आदमी नहीं, दूर-दूर तक नहीं जैसा आपने बताया। बहुत गरीबी थी, फिर आपने मेहनत की। जब आपने इलेक्शन लड़ना था उस समय आपने अपनी जो है वो एक एमएलए जो है बताता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो आपने उस समय बताया कि इनके लमसम 3 करोड़ और जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो साढ़े 10 करोड़ के आस-पास बनती है। सर यहाँ गरीबी से लेके करोड़ों तक और आज आप विधायक हैं। सर ये कैसा सफ़र है? आप अपने जीवन से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या? ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है हुँ, और हुँ। मैं चाहता हूँ कि इसको लोग जो है मेरे सुने और ज़रा ध्यान से। पहली बात तो जो मेरे 10 करोड़ की लायबिलिटी इसमें शो की गई थी, वो बाय चांस जब हमारी वो जो जिस तरीके से उन्होंने जो जिनको हम शो करवाते हैं अपना चुनाव आयोग को है, चुनाव आयोग को कहीं गलत फिगर हमने डबल फिगर उन्होंने उठा लिया। ये बिल्कुल इससे आधा है। उसकी अच्छा, लायबिलिटी मेरे ख्याल से मेरी साढ़े 4 मैंने उसको ठीक भी करवाया था उसको। ओके। क्योंकि वो लायबिलिटी ना एक मेरा लोन था उसको डबल मतलब दो डबल फिगर में मैंने डबल उसको ऐड कर दिया उन्होंने। वो चाहे बाय मिस्टेक हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने 10 करोड़ की बताई तो उसमें क्या 5 करोड़ की लायबिलिटी होगी उस समय मेरी। ठीक वो है। शायद अभी उसमें क्योंकि क्वेश्चन अगले उसमें भी आएगा कि आप उस समय 10 करोड़ की थी, एकदम से कैसे खत्म होगी? अ, है ना? तो मैं बाय चांस वो डबल फिगर जो है बाय मिस्टेक हुआ। तो इसको मैंने बाद में इलेक्शन के बाद जब मुझे पता लगा कि मैंने पूछा कि कौन कैसे हमने भरा है? तो फिर उसमें हमने जो है उसमें मेरे ख्याल से चेंज भी हुआ विकिपीडिया पे सब कुछ है। हाँ, विकिमीडिया में तो सब कुछ आता है। हाँ, तो सेकंडली मैंने 2006 में मैं घर से चला गया था। हाँ, मैंने हाँ। 2006 से मैंने एक कंपनी के अंदर 5,000 की नौकरी की।
ओके। और 2009 तक मैंने नौकरी की। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक सोनालिका हमारी फैक्ट्री लगी थी हुँ, अम्ब के अंदर। हुँ, हुँ। तो हमारे वहाँ के जो फैक्ट्री के वकील थे, वो हमारे भी जानकार वकील थे वो। तो मेरे पिताजी ने उनको सिफारिश लगवाई थी कि मेरे बेटे की हाइट वाइट अच्छी है, तो इसको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। अच्छा। तो मेरे पास जब मैं घर में सोया हुआ था, तो मैं जब मेरा जो लड़का सिक्योरिटी में रखा हुआ था वहाँ पे, तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के आया और मुझे उठा रहा था, कह रहे आप सोए हो भी, वहाँ पे नहीं जाना आपने ड्यूटी पे? मैं कहा कौन सी ड्यूटी? हुँ, कह रहे कि आप ना, आपकी नौकरी लगा दी आपके फादर साहब ने, हुँ। आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे आप। मैंने कहा मैं जब अपनी कोई फैक्ट्री लगाऊँगा, अपना कोई काम करूँगा ना, तो मैं ऐसे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रखूँगा, मैंने नहीं करनी। और मेरे पिताजी बाई चांस बात सुन रहे थे और मुझे देख गालियाँ पे गालियाँ देने लगे। अच्छा। कह रहे इसने कुछ करना नहीं है, इसकी मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरी लगवाई। हाँ, और फिर मम्मी भी मुझे बोले, बाद में जब पिताजी चले गए, मम्मी मुझे बोले कि तुम्हें नहीं करना तो कम से ऐसा तो मत बोल। पिताजी परेशान हो गए कि तू क्या करेगा? हुँ, तू क्या काम कर सकता है? हमें तो इतनी तेरी नौकरी नौकरी लगी है। तो मैं कहा मम्मी मैं अब ना कुछ करूँगा, मैं जाऊँगा। और उसके बाद मैंने फिर चला गया, मैं ऊना के अंदर बात टालीवाल के अंदर एक फैक्ट्री थी, मैंने वहाँ पर नौकरी की 2006 से लेकर के 2009 तक। ओके। तो जब मैं नौकरी करता था, तो मुझे उस समय गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, तो मेरी वैन भी वहीं से उनके पास में एक मेरे बॉस थे, तो उनको वैन मिली होती थी। तो मैं उनकी वैन चलाता था, कभी-कभी टाइम मिले तो मैं उसको सीखता भी था उनसे। तो फिर मैं एक बार शाम को हम खाना खाने गए, मैं उनको लेके गया। तो मैंने 2009 की बात है, हुँ, तो उस समय मेरी 15,000 रुपए सैलरी हो गई थी। अच्छा, तो मेरे बॉस ने मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मेरा ना मन है कि मैं ऐसी फैक्ट्री लगाऊँगा। अच्छा। तो मेरे बॉस ने बोला कि मेरी 50,000 रुपए से ऊपर सैलरी है हाँ, हाँ। और मेरा ओवरटाइम अलग से मिलता है और 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो भी 3 साल का, तेरी 10, 12, 15,000 से बड़ी मुश्किल से सैलरी है। तो इतना प्लांट ऐसे कैसे लगा लेगा तू? तो वो कहे छोड़, ऐसी बातें नहीं करते। मैंने कहा नहीं सर, मैं लगाऊँगा, मैं अच्छा, प्लांट लगाऊँगा ऐसा, हाँ। ऐसी फैक्ट्री लगाऊँगा मैं। तो मैंने 2009 में नौकरी छोड़ दी और मुझे बोला तू पागल है यार, तू हुँ, नौकरी मत छोड़, तू यहाँ सीख, तू बहुत आगे जाएगा, तेरी सैलरी बढ़ जाएगी और। हुँ, मैं कहा नहीं, मैंने काम नहीं करना, मैंने अपना काम करना है। मैंने उसके बाद ट्रेडिंग शुरू की काम। हुँ, मैंने उसी फैक्ट्री वालों से, मेरे मालिक थे, उनसे मैंने बात की कि आप मुझे माल दो, किस रेट में देते हो, मैं उससे आपका माल जो है बाहर बेचूँगा, मैं आपको जो है आपका पैसे आपको पूरा प्रॉफिट में रखूँगा। हुँ, हुँ। चलो उन्होंने बात की, हमने आज थोड़ा-थोड़ा कर 80,000 रुपए से मैंने काम शुरू किया। 80,000 से काम करते-करते मैंने 2016 में के अंदर एक फैक्ट्री लगाई। तो मेरी मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो गई, बाहर से माल लेने क्या लगा और बनता था सर उसमें? उसमें क्रशर के स्टोन क्रशर के पार्ट्स बनते थे। ओके। और वहाँ से मैंने उसको जो है प्लांट लगाया। फिर प्लांट लगाने के लिए जब हमारे क्रशर की, मैंने सभी क्रशर से डील करता था, तो मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पर ना जो इसकी रिपेयर होती है मशीनों की, तो मशीनों की रिपेयर के लिए जो है आप जो है लोग जो कोई पंजाब में जाते हैं, पठानकोट जाते हैं, भरतगढ़ जाते हैं, तो आप यहीं के पास में के प्लांट लगा दो। तो मैंने एक ज़मीन खरीदी, फिर मैंने वहाँ पर एक प्लांट लगाया। तो मैंने प्लांट, किसी ने बोला कि छोटा-सा प्लांट है। वो करते-करते मेरा कुछ 2 करोड़ रुपए लग गया उस समय प्लांट पे, डेढ़ 2 करोड़ रुपए लग गया। अच्छा। और मैंने फिर उस समय बड़ा प्लांट लगाया, फिर मैंने मशीनें बनानी शुरू कर दी यहाँ पर। मशीनें बनाने के बाद बनाते-बनाते 2020 के अंदर मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज था। 2020 में एक मैं किसी नेताजी से मिलने गया, तो मैंने उनसे बोला कि उनके लोग बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात की कि बात चली ऐसी कोई टिकट की। तो मैंने उनसे बोला कि मैं भी काम कर रहा हूँ, तो टिकट तो मैं भी ले सकता हूँ यहाँ से। हुँ, तो उन्होंने बोला कौन सी टिकट लेनी है, बस की या ट्रेन की? अच्छा। और सभी लोग हँसने लगे। हाँ, और मैंने वहाँ पे सोचा यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने काम से आया, तो मैं वैसे मेरे मुँह से निकल गया। हुँ। तो मैं कहा अब टिकट लेनी है यार, अब तो यही देखना है, जैसे भी है ना, इस पे म काम जिद्द करेंगे। होना बड़ा इस ज़रूरी है पे काम इसमें। करेंगे। हुँ, चलो लोगों का प्यार भी था, लोगों के साथ मेरा जुड़ाव भी था। 2020 में मैंने वो ज़मीन भी ली जहाँ पे मैंने फैक्ट्री लगानी थी, जो प्लांट मैंने बात कर रहा था जिसमें मैंने नौकरी की। 2020 में मैंने फैक्ट्री के लिए ज़मीन ली और 2020 में कोरोना भी आ गया। चैलेंज कितने थे कि कोरोना भी आ गया, उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि इलेक्शन भी लड़ना है। ओके। टिकट भी लेनी है। हाँ, चलो 2020 में मैंने फैक्ट्री का काम भी शुरू कर दिया। बैंक से लोन लिया। जब फैक्ट्री लगानी है तो बैंक से ही सपोर्ट मिलती है मुझे, बैंक की सपोर्ट बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। बैंक से लोन भी लिया, बैंक से करते-करते 2022 में मैंने वही फैक्ट्री लगा ली जिसके अंदर मैं नौकरी करता, ऐसी ही फैक्ट्री, सेम उसी फैक्ट्री लगा ली। और दूसरी बात ये है, जो मेरा उस समय बॉस था, जो मैं बोलते थे कि आप ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, वो आज मेरे पास नौकरी कर रहे हैं। आज उसको मैं सवा लाख रुपए सैलरी देता हूँ, आज मेरे पास नौकरी कर रहे हैं। अरे वाह, वाह, वाह! तो मतलब देख बहुत समय का परिवर्तन है। और उस इस समय हाँ, 2022 में मैंने फैक्ट्री चलाई, हाँ, हाँ। 2022 में मुझे टिकट मिला, 2022 में ही मैंने इलेक्शन लड़ा, 2022 में मैं एमएलए बना। वाह, वाह, और वाह, उसी वाह! उसी 2020 में मैंने फैक्ट्री लगानी शुरू की, तो मतलब कितने बड़े चैलेंज उस समय थे मेरे सामने, बिल्कुल, कुछ पैसा भी नहीं मतलब था, आदमी को रुकना नहीं चाहिए रुकना लाइफ़ नहीं में। है। पैसा लोन भी लेकर के काम कर रहे थे, लोन भी लिया था। उस समय फिर मेरे ऊपर बड़ा एक उन्होंने चलाया इलेक्शन के समय में, इसके ऊपर 4-5 करोड़ का लोन है,
जो एमएलए है तो अपने पहले लोन चुकाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब ये चीज़ें बड़े उस समय इन्होंने सर फरमाइश आप कराई। विधायक बने जब तो 32,712 वोट आपको पड़े हुँ, और जो जीत का प्रतिशत था वो हुँ, 52.70% था। हुँ, आपके जो अपोजिट पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी भी, उनके जो बहुत जगह विधायक भी रहे हैं पहले बलवीर सिंह जी, हुँ। उनको भी हराना आपका एक चैलेंज था। क्या अगर आपको लोग फिर से मौका देते हैं, तो ये जो 52% का प्रतिशत है, सर ये बढ़ेगा कि घटेगा? क्या लगता है आपको? अ, डेफ़िनेटली बढ़ेगा। मुझे तो क्यों? ऐसा लगता है, ऐसा है कि मैंने पिछले मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मैंने जो कार्यशैली मैंने जिस तरीके से मैंने पिछले 3 साल में काम किया, हुँ, हुँ। 3 साल में मैंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया। 3 साल में मैंने अपने बिज़नेस को टाइम नहीं दिया। 3 साल में मैंने जब भी आप मुझे कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, कभी भी मैं अपने घर में जब लोग आते हैं, सुबह लोगों से मिलना, अपनी जनता के काम करना और जनता के काम करने के बाद उसके बाद मैं फिर जनता के बीच में चला जाता हूँ। मतलब कि जो उनके कोई भी काम सुख और दुःख में मैं शामिल होने की हमेशा कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं शिमला भी जाता हूँ, जब दिल्ली जाता हूँ, तब भी अपनी जनता के काम लेके के जाता हूँ। इवन कि उसके बाद मुझे आज तक जनता का बहुत प्यार मिला है। मुझे हमेशा ही हर जगह उनसे मुझे उनका जो है जो जनता की जो उम्मीदें हैं मैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऐसा भी नहीं है, बाकी तो लोगों के मतलब ये जनता जनार्दन है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, बिल्कुल। डिपेंड तो हम उसमें पर हम अपने लोगों के हम इतना पता लग जाता है कि हमारे लोग कितना हमसे प्यार करते हैं। सर आप विधायक बने, आपने एक नया काम शुरू किया, हुँ, नो पार्किंग ज़ोन बनाया आपने हुँ, अम्ब में। हुँ, और कहीं न कहीं आप बधाई के पात्र हैं, आपने एक अच्छा हुँ, स्टार्टअप किया। हुँ, लेकिन सर उसमें एक बात का ध्यान नहीं रखा गया, आपने पार्किंग बनाई नहीं लेकिन आपने नो पार्किंग ज़ोन कर दिया। हुँ, उससे बहुत सारे दुकानदारों को नुकसान है हुँ, और दुकानदार कहीं न कहीं अपने मन में रोष लेके घूम रहा है। हुँ, वो कहीं न कहीं आपको गालियाँ भी देते होंगे। हुँ। क्या कहना चाहेंगे उन दुकानदारों के लिए कि आपने पार्किंग बनाई नहीं और नो पार्किंग एजेंडा देखिए, लगा दिया? अम्ब के अंदर जो हमारा अम्ब जो है एक नेशनल हाईवे है और जहाँ से धर्मशाला के लिए मेन जो है रोड जहाँ से निकलता है, तो वो यहाँ पे जो है बड़ा ट्रैफिक का इशू भी रहता है। और इसमें मैं बिल्कुल आपने सही बात कही है। जो लोगों की एक पहले वो लोगों के लिए हम सुविधा अब मैं करने की हम जो बात कर रहे हैं, हम जो है उनके लिए एक मैंने एक साइट पर देखा है, वहाँ पर हम उनको पार्किंग भी बना रहे हैं और इवन कि ये चीज़ें जब इन्होंने डिसाइड की थी, तो उस समय मैं था भी नहीं यहाँ पर, इवन कि मैंने प्रशासन को बोला कि हमारे लोकल लोग जो है परेशान नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है हमें एक पार्किंग के लिए उनको स्पेशल जब हम तक स्पेस देंगे तब तक जो है उन लोगों को जो है ठीक है बड़ी गाड़ियाँ ना लगें पर बाइक वगैरह जो है छोटे लोग जो है किसी सामान लेने के लिए 5 मिनट के लिए रुकते हैं तो उनको तंग भी ना किया जाए। हुँ, हुँ। ये मैंने स्पेशल जब मुझे संज्ञान में जबकि मेरे पास जो है मेरे अम्ब का कोई दुकानदार आज अभी तक मेरे पास कोई रोष लेकर के नहीं आया। हुँ, मैं हुँ। रोज़ जहाँ पे होता हूँ, रोज़ अम्ब से निकलता हूँ। मैं अम्ब में रोज़ मैं 2-3 बार यहाँ से गुज़रता भी हूँ। मुझे किसी ने रोक करके भी नहीं बोला, किसी ने फ़ोन पे भी नहीं बोला। ओके। ये तो मैं सच्चाई बताना चाहूँगा। जैसे अगर किसी को रोष होता तो शायद मेरे पास भी वो होता। हुँ। मेरे पास आए हैं तभी आपके पास पहुँचे ये क्वेश्चन। हाँ, नहीं अच्छी बात है, मेरे पास पहुँचना चाहिए और मेरी मेरी जनता की समस्या, जो मेरे लोगों की समस्या है, वो मेरे पास तब तक नहीं पहुँचेगी तो मैं उसका समाधान नहीं कर पाऊँगा। और दूसरी बात है, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं अपनी जनता को आज भी आपके स्पीकर अपने कैमरे के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आपको सबको पता है कि मेरा नाता ने जो नेता नहीं बेटा मैं आपका नारा नहीं है, ये आप लोगों का मेरा प्यार है और हुँ, आप लोग जो है इसको पर ये चले कि कभी भी कोई मैंने हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैंने हर स्पीच में ये बात बोली है कि मेरे पास कोई किसी की सिफ़ारिश लेके नहीं आने की ज़रूरत है। सब सीधे मेरे पास आओ और मैंने कभी किसी से ये भेदभाव नहीं किया कि कौन आदमी बीजेपी का, कांग्रेस का, शायद आप इसका भी आपको श्रृंगार होगा कि मैंने कभी किसी को नहीं बोला। जो मेरे पास आया वो मेरा है। जो मेरे पास कोई आता है उम्मीद लेके आता है, मैं उसकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास अभी तक किसी ने ऐसा है पर फिर भी आपने मेरे ध्यान में लेके आया, मैं इसका इश्यू जो है मैं अभी प्रशासन के साथ बैठूँगा। स्पेशल जो पार्किंग के लिए जगह जो है हमारे पास स्पेस है, वो जो जल्दी-जल्दी वो जल्दी स्टार्ट से की जल्दी जाए। करके स्टार्ट करके लोगों की ठीक है, समस्या पर अगर मैं चाहता हूँ कि किसी की समस्या तो मेरे साथ बिल्कुल। में लेके आएँ। और सर थोड़ा-सा ना आपकी पढ़ाई की ओर चलते हैं। हुँ, आपने ठट्ठल स्कूल से जो है वो +2 की हुँ, और स्कूल मार्गदर्शन करता है हर आदमी के जीवन में। आपको स्कूल से शिक्षा मिली। आप वहाँ चीफ गेस्ट भी गए होंगे शायद विधायक बनने हुँ, के बाद, मुझे इसका पता नहीं है। हुँ। लेकिन स्कूल ने आपको शिक्षा दी, तो स्कूल को आपने क्या दिया? जब आप विधायक बने तो क्या कोई स्पेसिफिक काम किया वहाँ पे या अभी ऐसे ही चल रहा है कि करेंगे? देखिए ऐसा है कि टट्टर स्कूल जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टट्टर मेरे घर के पास है बिल्कुल हुँ, हुँ। और बड़ी शांत प्लेस जगह है, पीसफुल जगह है वो और बहुत सुंदर स्कूल है हमारा, बहुत लोगों ने वहाँ पर शिक्षा का बहुत ऊँचे-ऊँचे पदों पे वहाँ पे गए हैं। तो जो है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके लिए क्यों ना कुछ करें और मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा मंदिर जो है हमारा स्कूल है, जहाँ से हम शिक्षा लेके आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कहीं कामयाबी पे पहुँचते हैं,
तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है हमारे पेरेंट्स को होती है, और पेरेंट्स के बाद अगर किसी को होती है तो हमारे टीचर्स को होती टीचर्स है। को, ठीक। और ये चीज़ बड़ी मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। और उसके बाद मैं स्कूल में कई बार चीफ गेस्ट बन के गया हूँ, और मैं हर चीज़, छोटी-छोटी चीज़ को खुद मॉनिटरिंग करता हूँ वहाँ पे। वहाँ पे हमारे कभी मैंने स्टाफ की कमी नहीं होने दी। वहाँ पर हमारे पास जैसे हमारा साइंस टीम भी वहाँ चलती है, कॉमर्स टीम भी चलती है, नॉन मेडिकल, मेडिकल सब कुछ वहाँ पे है। और उसके बाद वहाँ पर मैं खुद अभी वहाँ पर गया, तो मैंने पूरी लैब्स जो है वहाँ पर जो है हमारी हर इंस्ट्रूमेंट से लैब्स हैं वो, मतलब बड़ी अच्छा है, वहाँ पे सारी मशीनरी है वहाँ पर। उसका स्टाफ की कोई कमी नहीं है वहाँ पर, हर चीज़ की वहाँ पे है। और उसके बाद जो भी वहाँ पर अभी मैंने उसके ग्राउंड के लिए पैसा दिया है, ग्राउंड का काम चला हुआ है, वहाँ पे सुंदर ग्राउंड बना रहे हैं। और खुद मैं एक-एक चीज़ को खुद मैं मॉनिटर, मेरी पूरी नज़र में है स्कूल में। ओके, ओके। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे प्रिंसिपल जो है, मैं हमेशा पूछता भी रहता हूँ। वहाँ पे उसको हम जो है बहुत अच्छा ये चीज़ को जो है मैं उसको आगे डेवलप करने में के लिए, और इवन कि हम, हमारी सरकार तो वैसे भी हर स्कूल को जो है इसमें अब बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। तो इसके अलावा हम डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। ओके। तो डे बोर्डिंग स्कूल हर विधानसभा में बन रहा है। तो ये चीज़ें हम जो है इसके ऊपर तो हमारी सरकार का कंसिडर है, क्योंकि पहले जब हमारी सरकार बनी थी, हम 22वें नंबर पे थे एजुकेशन के मामले में। हुँ, हुँ। आज जो है हम 5वें स्थान में देश के अंदर। और वाह! माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की मेहनत की जैसे हम कर रहे हैं, बाकी माननीय मंत्री सभी विधायकगण जैसे मेहनत कर रहे हैं, और इवन कि हमारे जितने स्कूल के प्रशासन स्टाफ के लोग हैं, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम नंबर 1 पे हम जो हैं, इसी सरकार के काले कार्यकाल में नंबर 1 पे हम देश के अंदर एजुकेशन के मामले में आएँगे। वाह, वाह! सर जब आप विधायक बनने की ओर थे, हुँ। रेस में थे, इलेक्शन आने वाले थे, आपने लोगों से कुछ प्रॉमिस किए थे जिसमें मेरे पास भी एक चिट्ठा आया है। आपने कहा था कि अम्ब हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगेगी, डॉक्टर आएँगे और आए भी, नो डाउट अभी आज के समय में वहाँ पे ये सारी सुविधाएँ हैं। आपने उसके बाद चकसराई वाली साइड को एग्रीकल्चर का प्लांट लगा, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ भी दी। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप विधायक हैं, क्या तब तक ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि जिस दिन आप मान लो कि आप विधायक नहीं रहे, क्या उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी? क्या आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए एग्री रहेंगे, चाहे विधायक हों या ना हों? देखिए, मैं कई चीज़ें हमेशा मैं चीज़ें मैं बोलता भी हूँ, लेके भी चलता हूँ। अभी चिंतपूर्णी महोत्सव मैंने जैसे हुआ ना, हुँ, पहले हुँ। मैं इस पे आता हूँ। मैंने उस समय पहली बार मैंने अपनी स्पीच में बोला था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हुँ, हुँ। हम ऐसी कोई छाप छोड़ के जाएँ, रहती दुनिया तक वो काम चले। बिल्कुल। और ये चिंतपूर्णी महोत्सव को इंटरनेशनल फेयर तक लेकर के जाएँगे, और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। बाकी तो जब परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन है, होता आता जाता रहता है। मेरे से पहले विधायक थे, मेरे के बाद भी कोई और होंगे। पर ये चीज़ है कि कोई हम ऐसा काम करें जिसमें हमें हमेशा फॉरएवर लोगों को जो है जो लोगों को राहत मिले। मैं इसमें बहुत से इश्यू हैं, कि अगर मैं इसमें जाऊँगा बहुत ही लंबी डिटेल रहेगी। जी। बहुत से हमारी कंस्टिट्यूएंसी के ऐसे इश्यूज़ थे, हाँ, हाँ। जिसको हमने सॉल्व किया और परमानेंट लोगों को हल किया। और बड़ी बात, आपने पहले हॉस्पिटल की बात करी। मैं हॉस्पिटल में, जैसे मैं विधायक बना, तो मैंने हॉस्पिटल का जो है निरीक्षण किया। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी थी। अल्ट्रासाउंड मशीन जब मैंने देखा कि वहाँ पर जो है काफ़ी समय से बंद पड़ी थी, मैंने हमारी आरकेएस की बैठक होती है, मैंने आरकेएस की बैठक में बीएमओ साहब को पूछा कि ये मशीन का क्या है? उन्होंने बोला कि इसका मशीन का एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ था। जब ये हमने स्टार्ट की तो हमारे पूर्व विधायक जो उनका अपना अल्ट्रासाउंड हुआ। हुँ, अब उसमें रिपोर्ट तो नहीं बताई कि क्या आई, हुँ, हुँ। बट ये है कि उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड उसके बाद बंद हो गया थोड़ा। ना डॉक्टर यहाँ पर आया कोई, ना अल्ट्रासाउंड चला, हुँ, मशीन हुँ। चली। और मैंने उसी समय अल्ट्रासाउंड डॉक्टर का हमने जो है प्रबंध किया। हमने उस मशीन को चलाया और हमने उसको अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दी। और उसके बाद मैंने जो दूसरी बात मुझे वहाँ पे पता लगी कि जो बैठक आरकेएस की बैठक हो रही है, ये 3 साल बाद हो रही है। मैं तो उस समय बना था, उससे पहले 2 साल का कार्यकाल उनका भी रहा। मतलब 3 साल उनके कार्यकाल में, क्या 3 साल बाद ये बैठक हो रही है। आरकेएस की हमारी बैठक इतनी इंपॉर्टेंट बैठक होती है, जहाँ पर हमारे बैठक में हमें हॉस्पिटल की वहाँ पर कैसे हमने उसको आगे बढ़ाना है, किस चीज़ की कमी है, वो क्या लोगों की डिमांड है, कौन-सा डॉक्टर चाहिए, हमें उस मीटिंग में बैठ के पता लगता है। वो मीटिंग ही नहीं हुई। पिछले 3 साल में भाजपा के कार्यकाल में मीटिंग ही नहीं हुई। देखो, मैं गंभीरता की बात जो लेके आपके सामने आना चाहता हूँ कि हमारे जो भाजपा के लोग हैं, कितने गंभीर हैं हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। सेम ऐसा एजुकेशन के साथ हुआ। मैंने डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया, मैंने उनसे जब स्कूलों की बात की, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे 40 स्कूल जो है, पूरे जिले के अंदर जो है, सिंगल टीचर या विदाउट टीचर है। विदाउट टीचर चले हुए हैं। उसमें से 22 से 25 स्कूल जो है आपकी विधानसभा के हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों है? कह रहे आपके विधायक ने कभी बैठक ही नहीं किया, मुझसे पूछा ही नहीं, ना उन्होंने कभी बोला। और ये चीज़ें जब सामने आई, तो मैंने इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए, आज एक भी हमारी विधानसभा के अंदर स्कूल नहीं है जो विदाउट टीचर है। वाह, वाह, वाह! सेकंडली,
हॉस्पिटल में हमने लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहे। हमें वहाँ पर पता लगा कि हमें गायनेक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, हमें जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें अपना कोई और जैसे जो अपना मानसिक रोगी जो पेशेंट है उनके लिए हमें जो है डॉक्टर की ज़रूरत है, तो सारे डॉक्टर हमने अवेलेबल कराए। आज वहाँ पर हमारे पास इसके गायनीज़ के डॉक्टर भी हैं, गायनीज़ के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, अल्ट्रासाउंड मशीन उसके बाद हमें पता लगा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन है, वो काफ़ी समय से मैं फिर बंद हो गई, मैं फिर दोबारा गया, तो कह रहे कि पुरानी पड़ी थी वो खराब हो गई। मैंने कहा रिपेयर का कितना खर्चा आएगा? कह रहे इसमें 5-6 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। मैं कहा गारंटी क्या है? कह रहे गारंटी इसकी कोई नहीं है। मैं कहा फिर हमने रिपेयर नहीं करानी, नई लेनी है। हमने उसके बाद एक मशीन नहीं, हमने अम्ब हॉस्पिटल के लिए मशीन ली और चिंतपुर हॉस्पिटल के लिए भी मशीन ली, जबकि वहाँ की डिमांड भी नहीं थी। मैंने वहाँ पर भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई, हमने नई मशीन लगा के फिर डॉक्टर का प्रबंध किया। आज जो है सबके जहाँ पर अल्ट्रासाउंड फ्री हो रहे हैं। उसके चिंतपूर्णी भी स्टार्ट हो गया। चिंतपूर्णी वाला स्टार्ट होगा क्योंकि मेरे पास डॉक्टर जो है परमानेंट आएगा, अभी परमानेंट डॉक्टर लेकर के मैं यहाँ पे आऊँगा। तो जल्दी ये तो मतलब शुरू रेडियो हो जाएगा। अम्ब में चल रहा है, चिंतपूर्णी में मशीन आ गई है, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बात और हमने जहाँ पर उसके साथ-साथ अम्ब हॉस्पिटल के लिए हम इसकी न्यू ओपीडी बनाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी। आज उसके लिए हमें 9.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया है। उसका 3.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है आ गई है। हम जो है इसका टेंडर हो रहा है, फरवरी में हम इसका जो काम स्टार्ट कर रहे हैं। नया वाह, नया वाह! पूरा नया हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वाह, वाह! उसके बाद आपने जो बात कही है और रोजगार की, मैं विधानसभा के अंदर गया, मेरे किसान यहाँ पे मेरी विधानसभा के अंदर आलू उगाने वाले जो है बहुत किसान हैं, जो उनका आलू जो है बाहर के स्टेटों के बाहरी राज्यों के लोग आते हैं और वो खरीद के ले जाते हैं, पैसे नहीं देते और बाद में उनके पैसे मर जाते हैं। ये 3-4 केसेज़ मेरे सामने आए और मैंने विधानसभा के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आवाज़ उठाई कि हमें आलू का कोई ऐसा यूनिट बनाया जाए, जहाँ पे आलू यहीं खपत हो जाए। तो मैं आपको इस चीज़ का अपनी जनता को भी बताना चाहूँगा कि हिमाचल का पहला प्लांट जो है आलू प्रोसेसिंग यूनिट जो है, मेरी विधानसभा में लगने जा रहा है, जिसकी लगभग कीमत 25 करोड़ रुपए है। वाह! और कौन-सी जगह पे लगेगा ये? धंदड़ी में हमने जगह भी फाइनल हो गया है, ओके। इंतकाल भी हो गया है। बड़ी जल्दी हम उस आलू प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने जा रहे हैं। हमारे जिले का आलू नहीं, पूरे हिमाचल का आलू और बाहरी राज्यों का आलू भी यहाँ पर आके वो खपत होगा और सैकड़ों लोगों को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा। वाह, वाह, वाह! तो इस ऐसी चीज़ें और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको ध्यान में लेके आना चाहता हूँ कि बहुत समय से जहाँ पे हमारे ट्रक यूनियन का मुद्दा था, बहुत बड़ी ट्रक यूनियन थी हमारी और उसके बाद यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री होती थी। जीएसटी लगने के बाद हमारी इंडस्ट्री जो खत्म हो गई। जीएसटी का बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल को हुआ है और उसका जो हमारा जितना भी लोगों पहले हमारी सरकार ने रिबेट दी थी, टैक्स रिबेट मिलती थी, टैक्स पे हमें स्पेशल छूट मिलती थी, वो छूट खत्म हो गई जीएसटी के बाद। और कभी भी अनुराग ठाकुर जी यहाँ से हमारे मंत्री रहे हैं, केंद्र में 5वीं बार जीत के गए हैं, उन्होंने कभी हिमाचल के मुद्दों की आवाज़ नहीं उठाई। जीएसटी बाकी स्टेटों में हमें हिमाचल में स्पेशली एक रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, हमारे पहाड़ी राज्य हैं। हुँ, हुँ। कोई और हमारे पहाड़ी राज्य जे-एंड-के है, उत्तराखंड है ऐसे, तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली। एक जैसा जो है उन्होंने जीएसटी का स्लैब जो है पूरे देश के अंदर बना दिया। बिल्कुल। गुजरात जैसे लोगों के लिए ठीक है, स्टेटों के लिए ठीक है, हमारे हिमाचल के लिए हिमाचल के लिए थोड़ा-सा दिक्कत है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे सरिये के बहुत बड़े-बड़े प्लांट थे जो बंद हो गए और हमारी ट्रक यूनियन जो है खत्म होने के कगार पर आ गई। हमारी दूसरी जो है हमारी विधानसभा जो वहाँ के इंडस्ट्री एरिया था ग्रेट वहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और मैंने बड़े इसको बैठ करके बड़ी तसल्ली से हमने इनको जो है बिठाया, हमने उसका मुद्दा खत्म किया। आज अपना वो काम कर रहे हैं, हमारे ट्रक यूनियन वाले अपना काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जहाँ पे लगभग डायरेक्ट 400 परिवार, इनडायरेक्टली 1000 लोग जो है इसके साथ जुड़े हुए थे। आज सबको जो है राहत हमने देने की कोशिश की है। वाह! सर आपका ना सोशल मीडिया मैं भी देखता रहता हूँ। हुँ। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें बहुत सारे अफ़सर लोग थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और आप उनके साथ शायद हर महीने ऐसी मीटिंगें करते होंगे, हुँ, ऐसा आपके सोशल मीडिया से हमें पता लगा था। हुँ। उसमें आप एक किसी गवर्नमेंट अफ़सर को किसी तरीके से गुस्सा करके डाँट भी रहे थे कि मीटिंग्स हैं और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर मीटिंग्स तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रिज़ल्ट क्या निकलता है? देखिए ऐसा है, जब हम पहली बात तो जब हम किसी से संपर्क में नहीं रहेंगे, हुँ, हुँ। मैंने पिछली बार पहली बात कही कि आरकेएस की मीटिंग नहीं हुई, हुँ, हुँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग नहीं हुई। हुँ, हुँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने इनके साथ बैठूँ और जो हमने काम किया उसका जो है उसकी फीडबैक ली जाए कि क्या-क्या काम हो रहा है, कैसे काम होगा और उसका अगला जो है हमारा स्वरूप क्या होगा काम का। और उस समय जो आपने देखा था, हाँ, ठीक है बात मुझे मेरे ध्यान में आ रहा है कि कुछ हमारे उसी आलू प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोजेक्ट की बात थी। तो वो उसके लिए होमवर्क करके नहीं आए थे। तो मैंने स्पेशली ये बात बोली और देखो मैं अगर मुझे 5 साल जो मेरी जनता ने दिए हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने 5 साल अपनी जनता के लिए लगाऊँ। और जो हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, ऐसा हमारे अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल को बनाने के लिए, सँवारने के लिए। अच्छे शासन के लिए अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ।
पर कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी की कोई मिस्टेक है, जब हमें उसको भी सामने लेके आना चाहिए कि उसके बाद से कहीं और को भी सीख मिलती है। पूरे हिमाचल के बाद हिमाचल के बाहर भी अगर वो चीज़ मीडिया में जाती है, तो उससे कई चीज़ों को शिक्षा इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमारा जो दायित्व है, हमारे जनता के प्रति जो दायित्व है, हमें उसको निर्वहन करना है। और मैं जनता का चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे जनता को डायरेक्ट जवाब देना है, बिल्कुल। तो अपने लोगों को डायरेक्ट जवाब देना है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी कारणवश हमारी जनता जो है किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। जो चिंतपूर्णी विधानसभा का हमारा छोटी-सी एक गलती जो है, कई लोगों के साथ जीवन के साथ जुड़ी हुई है, कई लोगों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है, कई लोगों के रोज़गार के साथ जुड़ी हुई है। तो कोई भी हम चीज़ को हम हल्के में ना लें कि हम जो है आज मीटिंग में जा रहे हैं, अपना टाइम पास अपनी हाज़िरी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कभी भी हम मीटिंग इसलिए लेते हैं कि हम उसकी फीडबैक लेते हैं। कोई चीज़ उनको चाहिए, मेरे से कुछ चीज़ चाहिए तो मेरे से डिमांड कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कौन से यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है? मैं ही हूँ। हुँ, हुँ। अपनी विधानसभा का वहाँ का एमएलए ही गवर्नमेंट होता है। तो बिल्कुल। वहाँ के अगर उनको कोई डिमांड है, गवर्नमेंट के लेवल पे कोई काम है, वहाँ पे हमारी जॉइंट मीटिंग होती है, कोई आईपीएच का रिलेटेड काम है, कोई किसी का पीडब्ल्यूडी के रिलेटेड काम रुका हुआ है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिलेटेड काम रुका हुआ है, बिल्कुल। तो हम वहाँ पे जॉइंटली मीटिंग करते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है और जल्दी उसको है हम लोग धरातल पर उन लोगों को हम कैसे जो उस प्लान प्रोजेक्ट को लोगों को दे सकते हैं। देख सकते हैं। सर आपकी विधानसभा में बहुत बड़े-बड़े नाम भी हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन रिसेंटली बात करते हैं। निषाद नाम का एक लड़का है जो पैरालंपिक में अभी विनर होके आए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हैंडीकैप्ड भी हैं भैया। मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, सुना है उनके बारे में। आपने उनकी क्या हेल्प की या आपने उनको किस तरह से जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की? देखिए, निषाद कुमार हमारे एक आम परिवार से निकला हुआ लड़का है हुँ, हुँ। और जब वो अपना खेल के मैदान में वो एक पैरालंपिक में मेडल जीतता है, वर्ल्ड कप में अपना जो उसने गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट मेडल रहे। जीता है हुँ, हुँ। और ये बहुत अच्छी बात है, हिमाचल के लिए ही, पूरे प्रदेश के लिए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और मेरे पास निषाद से मैं मिलने गया, निषाद से मिला, उसके पेरेंट्स से मिला। उन्होंने मेरे से एक डिमांड की कि हमें जो हरियाणा की तर्ज पर जो है नाम राशि जो मिलती है, वो हमें हरियाणा की तर्ज पर मिलनी चाहिए। हिमाचल की अलग अपने राइट्स हैं, हरियाणा के अलग हैं, पंजाब बाकी हो सकता है। हुँ, हुँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और मैंने स्पेशल तौर पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात करवाई और मुलाकात करवाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात लेकर के आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जो है, जिस राशि से हमारे निषाद कौर को नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी राशि जो किसी प्लेयर को, खिलाड़ी को मिली है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे प्रयासों की वजह से और निषाद कुमार को जो हमने 7 करोड़ 80 लाख रुपए जो दिया है। और उसके बाद सरकारी नौकरी जो है वो उसको देने का भी हमारा सरकार का जो है, उसके ऊपर कैबिनेट के अंदर जो है हम बजट के अंदर बजट में जो है उसको लेकर के आ रहे हैं। इन लोग बच्चों को जो है कैसे सरकारी नौकरी, बड़े पदों पे नौकरी दी जाए, कि इसलिए हिमाचल का जो है हम खेल-कूद के ऊपर हमारे यूथ जो है उनका जो है मनोबल बढ़े और जो आगे और बच्चे जो हमारे खेल-कूद के माध्यम से आगे बढ़े। अगर आप भी चाहते हैं कि निषाद जी को हम इस शो में बुलाएँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। हम कोशिश करेंगे उनको विधायक जी के माध्यम से आपको इस शो में ज़रूर बुलाएँ। मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानता लेकिन सुना है उनके बारे में, जैसे उन्होंने कहीं न बहुत कहीं अच्छा हमारे खिलाड़ी बारे में सुना होगा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो हम ज़रूर उनको बुलाएँगे। सर इसके बाद आपकी ना एक और वीडियो वायरल हुई थी। अभी वायरल की बात चल रही है तो हम वायरल वाली ज़रा खेल खेल ही लेते हैं। आपने छोटे बच्चों के साथ एक बड़ा प्यारा-सा सेल्फी डाला था और वीडियो और कैप्शन डाला था कि ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी जी लो, कुछ ऐसी लाइनें डाली थी। नहीं, कैसे एन्जॉय करते हैं आप ये मैंने सारी उसमें लिखा था कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन फ़ोटो में से एक है। हाँ, कुछ ऐसा लिखा था आपने। वो ऐसा था कि मैं वो भी बहुत वायरल हो गया। मेरा मेरा ना बच्चों के साथ खुद शुरू से ही बड़ा अट्रैक्शन रहती है, क्योंकि मैं अपने उस परिवार जब बच्चों के बीच में जाता हूँ तो मैं अपने बचपन के जीवन को जो है मैं उसमें याद करता हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि हम भी बिल्कुल गाँव में नंगे पाँव रहते थे, हाँ, चप्पल भी नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़े भी है तो है नहीं, तो चलो भागे हुए ऐसे हाँ। खेलते जैसे बच्चों को क्या। तो आजकल तो बच्चे हमारे बड़े अप टू डेट रहते हैं। हुँ, हुँ। पर फिर भी हम कई बार हमने जब भी बच्चे हमारे देखते हैं तो मैं एक दिन जो आपकी वीडियो देखा, तो मैं गाड़ी से जा रहा था तो बच्चे ना देख रहे थे इकट्ठे होकर सारे एक-दूसरे एक तरफ, सब मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं कहा बच्चे यार मुझे देख रहे थे, मैं इनसे मिलता हूँ। तो बच्चों को बुलाया, भाग के आए। तो बच्चे ना मेरी गाड़ी से बात करने लगे। मैं कहा आप मुझे जानते हैं? कहते हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैं कहा मेरा नाम क्या है? कह रहे बबलू। तो मैं हाँ, कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हाँ, क्योंकि मुझे एक एक नाम होता है ना कि जब हम हमने अपनी होश सँभाली है, हाँ, तो मुझे माँ-बाप ने बबलू नाम दिया ना। हाँ, तो बड़े माँ-बाप जब भी कोई नाम, मेरा नाम सुदर्शन सिंह है, तो हाँ, बबलू नाम उन्होंने बड़े प्यार से मुझे नाम दिया, क्योंकि उसमें प्यार झलकता है। हाँ, हाँ, सुदर्शन सिंह में इतना प्यार नहीं झलकता, हाँ, हाँ। जितना मतलब कि बबलू जब मैंने होश सँभाली तो मैंने बबलू सुना। तो जब स्कूल में गया तो मुझे सुदर्शन सिंह बोलना शुरू किया। हुँ, हुँ। जब स्कूल में जब गया, तो उसके बाद जब मुझे आज भी कोई चीज़ मुझे बबलू करके पुकारता है ना, तो मुझे उसमें अपनापन लगता है। हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो मतलब कि मुझे वही बचपन से सुनना है, प्यार वाली फीलिंग आती है।
तो कुदरती बच्चों ने बोला कि बबलू मुझे क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे वो क्या तो बच्चों ने वो ना हाथ में, एक बच्चे के हाथ में मोबाइल था, तो फिर कुछ वीडियो भी बना रहा था। मैं कहा फ़ोटो चल लेनी, कह रहे सर फ़ोटो लेनी है आपके साथ। तो मैं बाहर गया, तो बच्चों ने जब मैंने सेल्फी लेने लगा ना, तो बच्चों को पूरी वो जो सभी का ध्यान जो था ना, वो अपनी सेल्फी के ऊपर था। मतलब कोई भी बच्चा उसमें ऐसा नहीं था कोई इधर-उधर दिख रहा है। हाँ, सभी बिल्कुल। का ना, छोटे-छोटे बच्चे, छोटी-सी 2 बच्चियाँ आगे खड़ी हैं, हुँ। वो भी आगे ऊपर देख रही हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने बिल्कुल उनके साथ झुक के फ़ोटो लिया। जब मैंने फ़ोटो, मैंने खुद भी वो देखी ना, तो हाँ, मैं तो ले रहा था, मेरे लड़कों ने आगे से फ़ोटो खींच ली। हुँ, हुँ। तो मैंने देखा तो लड़कों के, बच्चों का कितना प्यारा वो मुझे ना उनका एक्सप्रेशन लगा। हाँ, हाँ। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी फ़ोटो, और मैंने तब वो स्पेशल डाला कि ये बच्चों के साथ मेरा ना, मेरे जीवन की बड़ी सुंदर फ़ोटो है। बेहतरीन फ़ोटो में से एक है। और उससे पहले मेरा एक वीडियो शायद आपने और भी देखा, मैंने कभी, मैं जाता हूँ बच्चों के साथ, मैं जाता हूँ, मैं अट्रैक्ट होता हूँ, बच्चों के साथ पूछता हूँ क्या बनना है? आपने क्यों पढ़ रहे हैं? स्कूल हुँ। क्यों जा रहे हैं? हुँ, हुँ। आपके माँ-बाप स्कूल स्कूल क्यों भेजते हैं? हुँ, हुँ। क्या बोलते हैं मम्मी-पापा कि बनना है? टीचर्स क्या बताते हैं? और टीचर्स की कोई कंप्लेंट है आपको, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई तंग तो नहीं करते? हुँ, हुँ। तो इवन कि मुझे एक बच्चे का फ़ोन भी आया, मुझे मिला बच्चा ना, तो उसने किसी टीचर की कंप्लेंट भी की। तो ये चीज़ें हम बच्चों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो कई चीज़ें हमें, बच्चों ऐसा भी होता है कि बच्चे कोई चीज़ है, तो हमें उसपे ऊपर ध्यान देना है कि कहीं सही में ऐसा कोई चीज़ तो नहीं हो रही है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। हुँ, हुँ। है ना? तो किसी से भेदभाव तो नहीं हो रहा बच्चों के हुँ, साथ में। हुँ। तो ये चीज़ें भी हमें कई बार बच्चों से, जब हम पर्सनली बच्चों से मिलते हैं, तो बच्चे खुल के मेरे साथ बात कर लेते हैं। मैं चिंतपूर्णी महोत्सव की बात कर रहा हूँ, मुझे स्पेशली बच्ची का फ़ोन आया हुँ, कि 6 साल, 6ठी क्लास की बच्ची का। हुँ। मैं तो कई बार अपनी स्पीच में बोलता हूँ, क्योंकि पहले कभी एमएलए से मिलना होता तो 50 लोगों की स्पास लगानी पड़ती थी। आज तो 6ठी क्लास का बच्चा उठ के फ़ोन करता है कि मुझे वहाँ पे ये काम करना है, मुझे वाह, डांस वाह! करना है। वाह, वाह! तो सर एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ। हिमाचल की सरकार में पिछले दिनों एक चीज़ हुई थी, बहुत सारे विधायकों ने अपनी सीटें बदली थी। मतलब वो बीजेपी के थे तो हुँ, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के तो बीजेपी में चले गए। इधर-उधर बहुत कुछ हुआ और जिन दिनों ये सब कुछ हो रहा था, उन दिनों आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, हुँ। हॉस्पिटल में दाखिल थे। आपको पता भी नहीं था कि ऐसे हो रहा है और विपक्षियों ने जो है एक अफ़वाह फैला दी कि बबलू किसी के साथ नहीं मिल रहा है और शायद वो भी पार्टी चेंज करने वाला है। जब आपको ये बातें पता लगी तो कैसा रहा? क्या क्या हुआ आपके दिल में क्या आया? आप उन दिनों बहुत बीमार थे कि ठीक होने का वेट करता हूँ कि मैं पहले लोगों से मिल लेता हूँ। देखिए, क्या देना बोलना एक बहुत चाहेंगे? बड़ा एपिसोड हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, हुँ, हुँ। और बाय चांस मुझे, जब मैं ऐसा हुआ तो मुझे, मेरे ध्यान में नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हुँ, हुँ। राज्यसभा का इलेक्शन था, जैसे नॉर्मली सभी चलते हैं, और मेरे ख़ैर मेरा तो पहली बार, पहला इलेक्शन था राज्यसभा में, तो पहली बार विधानसभा में गया मुझे तो। पर जब मैं बाय चांस, मैं हम शिमला जा रहा था, रास्ते में थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब होने के बाद मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया। मुझे तो अगले दिन मैंने पहुँचना था, मैं तो पिछले दिन ही चला गया था यहाँ से। और बाय चांस जब मैं बीमार हुआ, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे वहाँ पर समस्या आ गई है। मेरे फैमिली वाले शहर पर पहुँच गए। तो फ़ोन आया, तो मुझे इवन कि मुख्यमंत्री जी का फ़ोन भी आया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो आपको आना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ने स्पेशली मुझे ना, सीज़र अटैक हुआ था। डॉक्टर ने मना किया कि आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। ओके। क्योंकि वहाँ पे हम हाइट में जाएँगे तो प्रेशर जो है बॉडी के ऊपर पड़ता है, तो दोबारा अटैक हो सकता है। तो बाई चांस सीएम साहब की वो है, मुझे पता लगा कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने बोला कि मैं ज़रूर जाऊँगा, बाकी देखते हैं वहाँ पे हाजी आईजीएमसी है, तो मैं वहाँ पे चेक करवा लूँगा, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। हुँ, मैंने वहाँ से डॉक्टर बोला कि आप अपने रिस्क से जा रहे हो, हुँ। मेरी वाइफ से लिखवा के लिया उन्होंने स्पेशली कि आप अपने रिस्क से जाओ, क्योंकि जो है दोबारा अटैक ना हो, ऐसा जो है डॉक्टर का मानना था। रही बात दूसरी की पार्टी को छोड़ने की बात है, अगर छोड़ने होते तो शायद उस समय मैं भी छोड़ सकता था, कोई और विधायक भी छोड़ सकते थे। पर मैं एक आम परिवार से निकला हुआ आदमी था, जिसकी केंद्र में भी पहचान नहीं थी, जिसकी प्रदेश के अंदर भी कोई पहचान नहीं थी, और जिसके से ओपोनेंट में टिकट माँग रहा था। एक बहुत बड़े नेता थे हमारे, आज भी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, मेरे बड़े रिस्पेक्टफुल नेता हैं हमारे। वो वहाँ से बहुत बड़े यहाँ से लीडर रहे, और उनकी टिकट काट के मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया, तो कम से कम मुझे पार्टी के साथ इतना भीतरघात नहीं करना चाहिए। चाहे जितना मर्ज़ी मुझे लालच मिल जाता, चाहे जितनी मर्ज़ी मुझे धमकियाँ मिल जाती, और उसके बाद मुझे कई लोगों ने फिर बोला कि आपको बिल्कुल सेंटर में ऐसा होता है, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए। बाद में भी हमें लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की। पर मैं ये चीज़ समझता हूँ, वन टाइम चीटर ऑलवेज़ चीटर। हमने अगर एक बार जब देखो क्या होता है, सरकार गिर जाती है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। पर हमें जो एक हमेशा ही हमारे नाम पर, मैं शायद दोबारा जो बीजेपी में चले तब भी शायद वहाँ जीत जाते, नहीं जीतते। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें हमेशा चीटर के नाम से जाना जाता है, जिसने चीटिंग की है। और जिन लोगों को टिकटें मिली थी, और जिन लोगों ने पार्टी बदली, उनमें से लोगों को आप देखो कहाँ बैठे हैं। हुँ, हुँ। आज वो लोगों को जनता ने दिखा दिया है, और हिमाचल की जनता जो है, बहुत प्रबुद्ध जनता है, हुँ, हुँ। पढ़ी लिखी है, और इसीलिए ये समझते हैं कि देखो जिन लोगों को समय डबल चुनाव हुआ, जहाँ से लोगों बीजेपी को केंद्र की जब चुनाव हुआ, इसका एमपी का चुनाव हो रहा था, वहाँ पे वो जीत रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस को जिता रहे हैं।
तो ये लोगों का जो चुनाव था, जिस लोगों ने इस चीज़ का चयन किया, मैं इसके लिए बहुत हैरान हूँ। और इसलिए लोगों ने ये सोचा कि ये चाहे वो किसी भी सरकार पार्टी के साथ है, पर जो चीटर लोग हैं हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चीज़ मेरी भी मानना है कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया था। मुझे पार्टी अगर टिकट ना देती तो मेरे जैसे काम परिवार से निकला हुआ आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था एमएलए बनना, यहाँ पहुँचना। तो बिल्कुल, ये चीज़ें हमें कम से कम वहाँ पर अपनी वफ़ादारी जो है शो करनी चाहिए, किसी के प्रति। अगर आपने एक अपन अपना एक हक आप मेरे पे जमाते हैं कि आप मेरे भाई हैं और आपने मुझे जहाँ पर नहीं बुलाया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे लगा कि नहीं बुलाना चाहिए था आपको। ये चीज़ें हमें तब फ़ील होती है जब अपनापन हो। तो मुझे अपनापन नहीं, मैंने क्या बोलना है यार, मैंने आपसे खेला ना, मुझे आपने मेरे से खेला। ये बिल्कुल। हमें वही चीज़ें वहाँ पे अधिकार से बोली जाती है जहाँ पर हमारा अपनापन हो। तो अपनापन वही होता है जहाँ पर हम उनके साथ निस्वार्थ चलें और बिना किसी लालच से चलें। पार्टी से मुझे कई चीज़ें, मुझे कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आपको तो कैबिनेट मिल जाना चाहिए था, आपको तो ऐसा मिल जाना चाहिए था। मुझे पार्टी का आशीर्वाद है, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं बहुत बड़े काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी विधानसभा में चले हुए हैं। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे पूरा विश्वास है, वो चिंतपूर्णी विधानसभा को जो है हम उससे इतने ऊपर ले जाएँगे विकास के मामले में, ये सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से होगा। हमारे फाइनेंशियल स्थितियाँ कुछ ज़्यादा सही नहीं थी सरकार की, वो सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हमें केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस प्रदेश को चलाने में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, हेल्थ में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं। पर जो ठीक है, हमारी फाइनेंशियली थोड़ी स्थिति अब आने वाले समय में स्थिति ठीक होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा से। और ये हम प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी को सपना कि 32 में जो है, हम सबसे समृद्ध राज्य जो हम अपने प्रदेश को बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सर मुख्यमंत्री जी का पॉडकास्ट करूँगा मैं बहुत जल्दी, आप लोग कमेंट ज़रूर नहीं, कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छे से। सर आप पे ना लोग बहुत भरोसा करते हैं हुँ। और आपने अपनी कोशिश से बहुत काम भी किए हैं, गिनवाए भी हैं। कोई ऐसे 3 बड़े काम जो आपने किए हों, लोग फिर से आपके ऊपर विश्वास करें? देखिए, मैंने 2 चीज़ मैंने आपसे अभी बात की है। एक तो आलू प्रोसेसिंग यूनिट जो मेरा एक बड़ा साथी, प्रोजेक्ट है। हम लोगों को प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, हम उनको लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा कैसे दे सकते हैं। हुँ, हुँ। हमारे किसानों को, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जैसे किसान लोग हैं, जो उसकी जीविका जो रोज़ी-रोटी है उससे खेती-बाड़ी से चलनी है। अब उनका पैसा मर जाए, उनकी फसल मर जाए तो बेचारे बड़े निराश हो जाते हैं। तो हमने उनके लिए जो आलू प्रोसेसिंग यूनिट है, मैंने स्पेशली इसीलिए लगाया कि उनको जो आलू यहीं बिके और वहाँ से जो है हमको भरोसा रहे कि हम अपनी जो फसल उगा रहे हैं, उसका हमें पूर्ण दाम जो है यहाँ पर मिलेगा। एक हो गया। नंबर 2, हमने अपने हॉस्पिटल को, जैसे मैंने हॉस्पिटल की बात की है, हाँ। हॉस्पिटल को हमने जो है मैंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जब बात की थी, हमारी पहली बार बैठक हुई कि हमने हॉस्पिटल को, हमने ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने के बजाय जगह-जगह पर हम अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो एक बड़ा हॉस्पिटल जो है बनाएँ, जहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी मिले। जो बन रहा है बन अभी। रहा है। अभी इसको जैसे बन रहा है, इसको यहाँ तक नहीं, हम इसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं, जहाँ पर हम जो है ऑर्थो का डॉक्टर, हड्डियों का यहाँ पे मतलब ओटी ऑपरेशन थिएटर चलाने, हम बड़ी जल्दी ऑपरेशन थिएटर चालू कर रहे हैं यहाँ पर। ऑपरेशन थिएटर, 13 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, यहाँ पर हम हमारे होंगे और हमारी हर एक तरीके की जो सुविधा जो है, हर जो है, ये दूसरा कंप्लीट होने वाला है। हाँ, जो इसमें जो है हम हॉस्पिटल में हम उसका काम हमारा चला हुआ है। तीसरा तीसरा मेरा जैसे मैंने एक सबसे बड़ा था, मैंने चिंतपूर्णी महोत्सव जो हमने बड़ा मेला यहाँ पे हुआ ना, वो ओके। हमने कराया। इसके अलावा बहुत और से काम हमारे जो चले हैं। हम आईपीएच में हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लगभग 100 करोड़ के काम जो है हमारे अभी चले हुए हैं। अभी हमें उसको वह उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। हमारे ऑनगोइंग काम है और उसके बाद हमारे 50 करोड़ के काम ऐसे हैं जो हमारे जो ऑनगोइंग काम है, जो हमारे पाइपलाइन में अभी, जैसे हमें उसकी सर्वे की टीम लेके शुरू करेंगे। हम नगर पंचायत अम्ब में बैठे हैं अभी। वाह, वाह! नगर पंचायत अम्ब के अंदर ही हमारे 75 करोड़ के काम चले हुए हैं। अब वो चलो हम उसको दिखेंगे। दिख रहे हैं अभी। हमारा आईपीएच या हाँ, अपना आईपीएच का पीने वाला काम जो है हाँ, वो लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ से है। हमारे जहाँ पर लोगों के पानी घरों में आ गया था, 7.5 करोड़ रुपया हमने उसका जो है चैनलाइज़ेशन का काम शुरू किया, चला हुआ है। बिल्कुल, जहाँ पर हमारे रोड का, हमारे पुल जहाँ पे दिक्कत थी, पुल का काम हमारा चला हुआ है। बिल्कुल। हमारे रोड का काम जो है वो चला हुआ है। तो उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल का यहाँ पे काम चल 9 करोड़ का हॉस्पिटल नगर पंचायत में पड़ता है, वो काम चला हुआ है। तो मैं 75 करोड़ के काम जो है मोटे-मोटे हमारे इसमें, जो इसमें सिर्फ नगर पंचायत में हमारे चले हुए हैं। बाकी अगर पूरी कंस्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो 700 करोड़ के काम जो है हमारे वाह, चले वाह! हुए हैं सर अलग-अलग विभागों में। अम्ब अम्ब के साथ लगता है एक सूरी विलेज है, हुँ। गाँव है वहाँ छोटा। सर वहाँ पे एक परिवार था जिसकी माँ नहीं थी, दादा-दादी, बूढ़े और बाप जो है वो मरने की कगार पे। 3 बेटियाँ उनकी, बहुत न्यूज़ भी आई थी और लोगों ने लाखों रुपए के हिसाब से डोनेशन भी दिया। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने अपने-अपने औकात के हिसाब से जितना कोई दे सकता था। हुँ। प्रिंस ठाकुर करके एक एनजीओ है, मैं उनसे भी नहीं मिला, मेरी टीम ने ढूँढा था तो आपके लिए प्रश्न है। उन्होंने उनके लिए घर भी बनाया होगा, बनाकर भी दिया होगा कि लड़कियाँ कहाँ रहेंगी, उनके लिए वॉशरूम भी बना के दिए। सुदर्शन सिंह बबलू जी ने उस परिवार के लिए क्या किया? क्योंकि वो आपके वोटर, सपोर्टर और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के परिवार, ना जाने ऐसे कितने परिवार होंगे। आपने क्या किया उनके देखिए ऐसा है लिए या करेंगे? ऐसा है, मैं पहले जो सूरी परिवार तो है, उसके अलावा हमारे कई और ऐसे केसेस
हमारे सामने आए हैं। ये हुँ, लोग ऐसे बीमार थे जहाँ उनको कोई बेचारा हेल्प नहीं मिल पाई। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सरकार हर जगह हेल्प देती है, और कई बार जो लोग हमारे साथ तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं उनको बोलूंगा पहले आप सबसे पहले आप किसी बंदे के माध्यम से वो चीज़ हमारे तक पहुंचनी चाहिए कि वो बाद में क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे पर्सनली की चीज़ें हमने हमारे तक नहीं पहुंचती हैं। उस पर दूसरी बात मैं प्रिंस ठाकुर की बात करूंगा। देवभूमि फाउंडेशन उनकी है, और मैं नहीं जानता हूँ। पर आप बहुत, जानते हाँ, होंगे। मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ। ओके, बहुत अच्छा लड़का है, और उसकी भी स्टोरी बहुत गंभीर है। उसने बेचारे ने बहुत मेहनत की, और जो जिसको खुद इस बीमारी से, बड़ी बीमारी से वो ग्रसित था, उसके बाद वो ठीक हुआ, और उसके बाद उसने अपनी फाउंडेशन जो है तैयार की, और पूरे हिमाचल में आज काम कर रहा है वो लड़का। इसके लिए मैं उसको इस आपके कैमरों के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि मैं उसको बधाई देना चाहूँगा, और मैं ये बोलूँगा कि माता चिंतपूर्णी जी का आशीर्वाद उसके ऊपर, उसकी फाउंडेशन के ऊपर बना रहे, और जिस तरीके से वो काम कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से लोगों की दुआएँ ले रहे हैं। मेरे गाँव में भी कैसा केस आया, वहाँ पे मेरे गाँव का केस था। पर ख़ैर मैंने तो वहाँ पर्सनल बहुत मदद की थी, पर उन्होंने वहाँ पे पूछा भी था, और इवन कि उन्होंने स्पेशली एक बार बोला कि बहुत से कम ऐसे विधायक होते हैं जो बल्कि पर्सनली लोगों के बीच में जाके काम करते हैं। मेरे लिए उसने स्पेशली बोला, और मैं इसलिए क्योंकि मैं जब उनसे मिला था, हमारा एक कुछ काम था, हम उस काम के माध्यम से पहले मिले थे। देन उसके बाद मैंने उसकी जो हमारे हर वीडियो में मेरे साथ शेयर करता है, हर चीज़ में वो मेरे साथ शेयर करता है। मैं उसको बोलता हूँ, भाई मेरी ज़रूरत मेरे स्टेट क्षेत्र में, तो उसके बाहर भी मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि बहुत लड़का जितना दिल से काम करता है। मैं बड़ी बड़ी फाउंडेशन ऐसी देखी है, मैंने पहली ऐसी फाउंडेशन देखी है जो पर्सनली लोगों के घर में जाकर टच होता है, और पर्सनली लोगों को जानता है, देखता है, उनकी मदद जितनी खुद भी करता है और लोगों से करवाते भी है। मतलब कि वाह, वाह! सल्यूट है उस लड़के को, वाह, वाह! प्रिंस ठाकुर को स्पेशली, और उसकी फाउंडेशन को। सर बहुत अच्छा प्रिंस लगा। नाम है ही ऐसा। हाँ, प्रिंस गर्ग भी ऐसा ही है। हाँ, सर अब तो उसने, और फिर उसके लिए मैंने अपने, उसके लिए मेरे पास बिल फाइल आई है, मैंने उसकी जो मदद करती है हमने जितनी भी हो सकती की भी है, और आगे भी उनकी मदद करेंगे, और उसकी मेरी वाह, बिल वाह! फाइल है, उसकी सरकार की तरफ से भी हमने जो है उसको, हम जो अभी बिल उसको जो है रिलीफ फंड में जितने पैसा मिलेगा हम उसको दिलवाएंगे। तो तीसरी बात यह है कि हमने और भी मेरे विधानसभा में जितने भी लोग आते हैं, बहुत से हमने लोगों की मदद की है, जितने भी हमसे हो सके, किसी को हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से भी हमने मदद करी है, बीमारियों के लिए भी, और एजुकेशन के लिए भी हमने जितनी की है वाह, कर वाह! सकते हैं। बबलू जी, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं हम्म। और जितने भी आपके क्षेत्रवासी हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उन्हें जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने विधानसभा के और पूरे प्रदेश की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नंबर एक तो हम जो है, आज मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, आज हमारे युवा जो हैं बड़ी तेजी से नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी सरकार का जो बहुत बड़ा फोकस है वो नशे को कैसे खत्म करना है। आपने अभी पिछले कल अखबार में भी पढ़ा है, कुछ पुलिस अधिकारी बिल्कुल, टर्मिनेट किए हैं, सस्पेंड किए हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्पेशल डायरेक्शन जो है, मुझे उनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है, उन्होंने स्पेशली बोला कि कोई विधायक, कोई हमारा नेतागण, कोई भी इसमें सम्मिलित पाया गया, या आपके कोई जानने वाला सम्मिलित पाया गया, तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। नंबर दो, और कोई आदमी अगर किसी नशे के कारोबारी की मदद करता मुझे नजर आ गया, मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा काम करने वाला आदमी हो, कितना भी बड़ा उसके जनाधार हो। ये बात बहुत अच्छी है। हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव है। हम जो है इसके ऊपर जो है बहुत, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के प्रदेश का है। आज अगर लड़ाई लड़नी है, मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को ये बात बोलना चाहूंगा, आज हम जो है धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है तो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, युद्ध स्तर पर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हमें, आपके आसपास में कोई काम करने वाला, नशे का काम करने वाला है, तो हमारी सरकार ने नंबर जारी किया है 112। 112 नंबर पे जो है उसकी जानकारी हमें दें, सरकार को दें, प्रशासन को दें। अगर वो सम्मिलित पाया गया तो आपको सरकार की तरफ से एक राशि, नाम राशि भी दी जाएगी। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी पहल जो है, हमारे सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रशासन की सोच, अगर हम ये सोचें कि ये नशा सरकार या पुलिस प्रशासन अकेला खत्म कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ के बिना, आपके सहयोग के बिना इसको खत्म करना संभव नहीं है। तो ये मेरा आपसे सबसे गुजारिश है, आने वाली जनरेशन को बचाना अगर है तो हमें एक नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ये हमें इन चीजों से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके हमें लड़ाई लड़नी है। तो हमें नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो मेरी सबसे गुजारिश है पूरे क्षेत्रवासियों से कि इसके ऊपर जो है सब लोग जो है मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़े। और ज्यादा ना मैं बोलता हुआ, प्रिंस जी के साथ आज हमें जो है रूबरू होने का मौका मिला, सर कई बहुत-बहुत चीजें जो है धन्यवाद हमारी आपका। अपनी बातें शेयर हुई हैं,
और कई चीज़ों के बारे में हमें सीखने को भी मिली हैं। चीज़ें सर जो आपका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नहीं आपने हमें समय दिया। दोस्तों आई होप आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थे चिंतपूर्णी विधानसभा के एमएलए यानी कि विधायक और बहुत अच्छे दिल के मालिक सुदर्शन सिंह बबलू जी। आई होप आप ऐसे ही हमें पसंद करते रहिएगा और तब तक के लिए देखते रहिए बड़का जी आ गया और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय-बाय, थैंक यू।